तो भारतीय इतिहास की जब हम लोग बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में ये वो दिन था जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में ऑन 21 अप्रैल 1947 वल्लभ भाई पटेल एड्रेस टू अ बेंच ऑफ द फर्स्ट प्रोबेशनर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो ये वो दिन था जब वल्लभ भाई पटेल ने आईएएस की सबसे पहली बैच को अपनी स्पीच दी थी। और यही स्पीच के आधारित हम ये कहते हैं कि भाई जो इंडिया की इनफैक्ट जो इतिहास है जिसमें स्टील फ्रेम बनने की शुरुआत हुई वो यहां से ही आधुनिक भारत के अंदर देखा जाता है सर, है ना। तो शुरुआत तो ये आईसीएस के रूप में हुआ था। इट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस, बट देन ग्रेजुअली इट गॉट कन्वर्टेड इनटू आईएएस, ठीक है ना, समझे। तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे आईसीएस से आईएएस की तरफ हम लोग गए हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वी विल सी कि कैसे वो आईएएस के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या थी, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हुआ करते थे सर, ठीक है। एंड विल आल्सो ट्राई टू सी दिस पार्ट जहां वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन क्या था इंडियन नेशनल हिस्ट्री के अंदर, ओवरऑल इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर भी सर, ठीक है। इस ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन जहां हमारे बहुत ही फाउंडेशन वाले कोर्सेज चल रहे हैं। अभी हम नया जो बैचअप है वो शुरू कर रहे हैं और अभी आपको 50% डिस्काउंट ऑफर भी अवेलेबल कराई जा रही है फ्रॉम द अनअकैडमी। तो इफ यू यूज दिस कोड PN Live while taking any kind of subscription you can get 50% डिस्काउंट। हमारी नई बैच आ रही है रफ्तार बैच, 2024 के लिए क्रैश कोर्स की बैच है, और दूसरी बैच है 2025 के लिए फाउंडेशन बैच जो 2025 के लिए एक्सपीरियंस के लिए काम में आएगी। इसमें फायदा यह है कि इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाता है, लेक्चर्स, पीपीटी, टेस्ट सीरीज, सब कुछ सब, और इंक्लूडिंग अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। सीसेट जो बहुत ही आजकल टफ हो गया है उसके लिए अलग से आपको सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो भी हम आपको इसी बैच के अंदर करवाएंगे। ओके, तो ये फाउंडेशन बैच है, इसमें भी अभी आपको 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। आप ये कोड को यूज करिएगा। 4 दिसंबर से हम लोग नई बैच शुरू कर रहे हैं, जरूर से इसका लाभ उठाइए। इसके सिवाय हमारी कॉम्बैट एग्जाम होती है हर संडे। इस संडे को हमारी एग्जाम होगी 26 नवंबर को 11 बजे, और आप इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। आपको 10 करोड़ रुपीस तक की स्कॉलरशिप और वाउचर्स मिल सकते हैं फ्रॉम द अनअकैडमी इवन फॉर टेकिंग द कॉम्बैट एग्जामिनेशन। ये फ्री की एग्जामिनेशन है जहां आपके साथ इंडिया के हजारों एस्पायरेंट्स लाइव रैंकिंग के साथ ये एग्जाम देंगे। इट्स मोर ऑफ अ गेमिफाइड वर्जन, बहुत ही मजा आती है। आप जरूर से इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें मैकबुक, लैपटॉप और आपको बहुत सारा, है ना, प्राइजेस और वाउचर्स है। कुछ नहीं तो आप अपने आप को जज कर पाओगे, कैलिबर कर पाओगे कि कितनी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, खास करके 2024 के प्रीलिम्स के लिए जो भी अपीयर कर रहे हैं। इसके सिवाय आई ऑल्सो टीच ऑप्शनल सब्जेक्ट। मेरे और भी साथी टीचर्स हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाह रहे हो, PSIR सब्जेक्ट कर रहे हो, एंथ्रोपोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, और कोई विषय भी अगर आप ऑप्शनल में तैयारी कर रहे हो तो उसके भी क्लासेस आप जरूर से अटेंड करिए, बहुत मजा आएगी आपको। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो ये नंबर के ऊपर कॉल करिएगा 8585858585। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और हेल्प करेगी इन एनी ऑफ योर क्वेरीज। While taking subscription, always use this code PN Live for maximum discount on Unacademy। और मेनली हमारे आज के टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं सिविल सर्विसेज के ऊपर से, और सिविल सर्विसेज को देखते हैं कि ये स्टील फ्रेम कैसे बनी है, ये स्टील फ्रेम की पीछे कहानी किस तरह से चलती है सर, ठीक है। अब हमेशा याद रखेगा कि ये स्टील फ्रेम दो फेज में बनी सर, है ना, समझे। सो इन इंडिया द स्टील फ्रेम वाज एन आउटकम ऑफ टू फेजेस। The very first phase that emerged was before independence। Before independence का मतलब क्या है कि जब अंग्रेज भारत में थे तो उन्होंने ही इस स्टील फ्रेम की उपयोग या उन्होंने ही इसका डेवलपमेंट किया था। क्यों किया था? बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड टू रूल ओवर इंडिया। दे वांटेड टू मेक श्योर कि इंडिया को कॉलोनी बनाया जाए। वो ये भी चाहते थे कि इंडिया के अंदर से बेसिकली जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये प्रशासनिक व्यवस्था का उपयोग करते हुए उनका खुद का लाभ करवाया जाए सर, ठीक है ना, समझे। तो ये जो पूरी लाभ व्यवस्था है उसके कारण इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की डेवलपमेंट की, और यही ब्यूरोक्रेसी आज की तारीख में स्टील फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो गई है। यही ब्यूरोक्रेसी को हम लोग कहते हैं कि एक ऐसी फ्रेम जिसने इंडिया को आज की तारीख में मजबूत किया है सर, ठीक है। तो हम लोग दो पार्ट में ये फ्रेम को डिवाइड करेंगे ये पूरे क्लास को। पहला होगा वो है प्री इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, मतलब आजादी के पहले किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और आजादी के बाद किस तरह से होता है उसके ऊपर चलेंगे सर, ओके। आजादी के पहले वाला पीरियड को समझने के लिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं, और मैं बीच में ब्लैक बोर्ड भी करवाऊंगा और साथों साथ आपको आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ लिखता भी रहूंगा सर, ठीक है।
अब आप देखिए कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत पुराना है सर, ठीक है ना, अंग्रेजों ने आके एडमिनिस्ट्रेशन दिया ऐसा जरूरी नहीं है सर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की अगर हम लोग बात कर दे तो ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्टेड इवन इन एंशिएंट इंडिया एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। आप देखिए कि कौटिल्य के पीरियड के अंदर हमें आमर्त्यस के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में बहुत ही सिग्निफिकेंटली कौटिल्य ने समझाया था कि आमर्त्यस कौन हुआ करते थे, उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, उनका क्या रोल रहा होगा इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है। तो जब हम लोग स्टील फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसकी ओरिजिन तो बहुत पुरानी है सर, ठीक है ना, समझे। और ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन इन अर्थशास्त्र there is a specific method which has been discussed by Kautilya, how to recruit the bureaucracy, how to use them, उनकी कौन सी एग्जाम लेनी है, काम पूद शब्द। तो बेसिकली जहां बोला जाता है कि काम बेसिकली उनको वो फिजिकल प्लेजर में नहीं है, उनका कैरेक्टर ठीक है, इसके लिए उनको शुद्धि कराई जाएगी, उनकी टेस्ट लिया जाएगा। अर्थ पद शुद्ध, जहां बोला जाता है कि आर्थिक रूप से अगर करप्शन कर रहा है, पैसा ले रहा है, तो उसकी भी टेस्टिंग कराई जाएगी सर, ठीक है। तो कौटिल्य हैड गिवन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ रिक्रूटमेंट सेट, खैर वो कौटिल्य का पीरियड था। इसके सिवाय अगर आप समझने की कोशिश करिए मिडिवल इंडिया के अंदर भी हम ये कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ब्यूरोक्रेसी थी। तो ये जो आधुनिक ब्यूरोक्रेसी जिसे हम लोग पहचानते हैं, जिसे मॉडर्न सिविल सर्विसेज कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस और इसका ओरिजिन कहां से निकल के आया सर, ठीक है। तो ये निकल के आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी को आवश्यकता हो गई थी कि भारत के अंदर एक पॉलिटिकल और अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन करे, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट किया गया सर, ठीक है। यही ब्यूरोक्रेसी को बेसिकली हम पहचानते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। और कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कुछ लोगों की आवश्यकता बढ़ाई जाती है और ग्रेजुअली इसमें इंडियंस की बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट है वो होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। तो शुरुआती तौर के ऊपर जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेसिकली ब्रिटिश काल के अंदर उनकी नीड के कारण ये हुआ था सर, ठीक है। आजादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश क्राउन जब 1858 में रिवॉल्ट हुआ और उसने जब टेक ओवर किया तो एक सिस्टम बनाई थी जिसे हम लोग कहते हैं आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। ये आईसीएस ऑफिशियल्स का दबदबा हुआ करता था। ये आईसीएस ऑफिशियल्स वैसे ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो ऑन एन एवरेज 20 से 25 साल की उम्र के होंगे। इनके अंदर में नहीं नहीं करके अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आया करता था। इनको कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इनके हाथ में जुडिशरी के पावर भी थे, इनके हाथ में रेवेन्यू के भी पावर हुआ करते थे। ये एक वैसे समाज से बिलोंग करते थे जो इंग्लैंड की इलीट क्लास से लोग थे। इंग्लैंड की गिन के 50-60 फैमिलीज इनिशियली हुआ करती थी, ये ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट करती थी। आज सिस्टम अलग है जहां कोई भी कॉमन मैन इवन लोएस्ट लेवल से बिलोंग करने वाला व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी के अंदर जा सकता है, पर पहले नहीं हुआ करता था। ये मूलतः से वो लोग थे जिसे हम लोग कहते हैं एजेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ये वो लोग थे जो ब्रिटिश रूल के एक्सपांशन और कंसोलिडेशन में हेल्प करते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया को मैं कहूंगा कि सॉलिडिफाई किया है और उसको कंसोलिडेशन करने में बड़ी हेल्प की है सर, ठीक है। तो कहानी यहां से शुरू होती है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स coming from England, getting one of the highest salaries in the world, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सैलरीज अगर थी तो इनके पास हुआ करती थी। 50-60 के आसपास यहाँ पे कुछ फैमिलीज हुआ करते थे जो इंग्लैंड के अंदर से आते थे और इन्होंने ही बेसिकली सब कुछ हाईजैक करके रखा था सर, ठीक है। और इन्हीं आधार के ऊपर हम ये कहेंगे कि इनको अंग्रेज कहते तो थे इंडियन सिविल सर्विसेज, पर रियलिटी ये थी कि इसमें इंडियंस के लिए कोई भी प्रकार की बातें नहीं थी। इसमें जो भी चीज थी वो सब अन इंडियन थी। और इसके लिए कुछ ऑथर्स लिखते हैं कि इसमें कोई आईसीएस नाम की वस्तु नहीं है, इसमें जो भी है वो सब इंडिया के अगेंस्ट में था, इंडिया को गलत ठहराने के लिए, इंडिया का शोषण करने के लिए मिलेगा। और इसी के कारण देवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो ब्रिटिश एम्पायर को चलाते थे सर, ठीक है। अब कहानी कहां से शुरू हुई सर, है ना। और कहानी के बेसिस के रूप में हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, किस बेसिस के रूप में इनका डेवलपमेंट हुआ और कहां से इनका ओरिजिन हुआ, उसको थोड़ा ब्लैक बोर्ड के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। अब देखिए ब्लैक बोर्ड मेथड इसके लिए क्योंकि आपकी नोट्स भी बनती रहे और पीछे हम लोग इसके ऊपर से थोड़े क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। ब्लैक बोर्ड मेथड की शुरुआत होती है 1750 से सर, ओके। और 1750 के बाद अगर आपको जानकारी होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई की थी। ये प्लासी से लेके बक्सर तक आते आते 1764 का जब दौर आया
तो कंपनी को रियलाइजेशन हो चुका था कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर उसको एक्सपांड नहीं करेंगे, तो भारत के ऊपर शोषण या बेसिकली भारत के ऊपर शासन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था सर। ठीक है, तो वो शोषण भी था और वो शासन भी था। शासन अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से था, भारत का शोषण होने वाला था, भारत का एक्सप्लॉयटेशन होने वाला था सर। ठीक है, तो इस बेसिस के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को ये चीज समझ में आ गई कि कैसे भारत के अंदर हम लोग शासन कर पाए जिसके कारण भारत का शोषण हो पाए सर। ठीक है ना, समझे? तो हाउ टू रूल इंडिया so that we can exploit India, and this actually created the need for the expansion of bureaucracy। ये ब्यूरोक्रेसी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संचालन करने वाले लोग थे, इन्होंने कहा कि हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम कंपनी के मालिक है, हम कंपनी के कार्यकर्ता है, हमने ही कंपनी को बेसिकली बनाया है, तो हम ब्यूरोक्रेसी को अपॉइंट करेंगे। ये हम फर्स्ट वाले लोग थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कौन थे? तो अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये वो समुदाय था इंग्लैंड का जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ये शेयर होल्डर्स हुआ करते थे जिनके पास कंपनी के शेयर हुआ करते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने मूल तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल्स की भी अपॉइंटमेंट करने की शुरुआत की थी। अगर आपके फैमिली वाले कोई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में हो, आपके चाचा हो, आपके ताऊजी हो, आपके दादाजी के कोई रिश्तेदार हो, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि यू विल बी अपॉइंटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको सिविल सर्वेंट के रूप में अपॉइंट किया जाएगा सर। ठीक है ना, समझे? अब नाम था सिविल सर्वेंट, पर इसमें कोई भी प्रकार की ना सभ्यता थी, ना ही कोई सेवा की भावना आपको मिलेगी सर। ठीक है ना, समझे? तो सारी भाषा में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे वैसे लोगों को जो अपने रिश्तेदार हो, ऐसे लोग जो इलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, संपत्ति है, रिसोर्सेस है सर। ठीक है, मूलतः से ये सिविल सर्विसेज को दो ही काम करने थे। एक तो पॉलिटिकल काम था, जहां वी विल सी कि भारत के राजे रजवाड़ों के साथ ट्रीटीज करना, उनके साथ लड़ाइयां कर देना, अपनी सेना को मोबिलाइज करना। आप देखिए रॉबर्ट क्लाइव एक सबऑर्डिनेटेड क्लर्क के रूप में आया था और वो अल्टीमेटली गवर्नर के रूप में रिटायर्ड होके गया। उसके बाद प्राइवी काउंसिल तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा। ये सब चीजें दर्शाता है कि सिविल सर्वेंट्स की क्या वैल्यू हुआ करती थी अगर आपके पास स्किल्स और टैलेंट है। क्लाइव के फादर भी इंग्लैंड के एक टाइम के कुलीन वर्ग के लोग थे, इसके लिए वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू उसकी अपॉइंटमेंट करवा दिए थे क्लार्क के रूप में सर। खैर, इनका पॉलिटिकल काम था, इनको मिलिट्री फंक्शंस कभी कभी दिए जाते थे, और इन्हीं को ही वी विल सी कि इकोनॉमिक फंक्शंस और व्यापार करने के लिए थोड़े बहुत मैं कहूंगा कि आदेश दिया जाता था। तो सादी भाषा में आप देखिए कि इस प्रक्रिया को सिविल सर्विसेज की शुरुआत कहते हैं। इसमें सामान्य रूप से इंडियंस को पार्टिसिपेटरी पावर नहीं था। इंडियंस डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन सर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी तरह से हम लोग कहेंगे कि ये कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को एक्सक्लूड करना, और ये प्रक्रिया जो थी उसको आईसीएस भी नहीं कहते थे तब। तब उसको कहा जाता था कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। इसको कहते थे कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। ये एक ऐसी सर्विसेज का प्रकार था जिसके यहाँ पे शुरुआत हुई थी, और कोई भी व्यक्ति जब इसके अंदर ज्वाइन करेगा तो उसको लो लेवल से लेके हाई लेवल तक धीरे 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 हम कहेंगे कि प्रमोशन के थ्रू भेजा जाता था। ये सारी भाषा में ऐसी सर्विसेज थी जिसे हम लोग कहते हैं करियर सिविल सर्विसेज, क्योंकि आपको पता है कि आप हर 2, 5, 10 साल के बाद ग्रेजुअली आपका प्रमोशन होता रहेगा सर। ठीक है, तो आप सीनियोरिटी आधारित प्रमोट होते रहेंगे और लंबे समय तक भारत के अंदर व्यापारी के रूप में, राजकीय मैं कहूंगा कि सलाहकार के रूप में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्ट्स के अंदर, इंक्लूडिंग राजा के कोर्ट में रेसिडेंट के रूप में भी आपकी अपॉइंटमेंट होती थी। रेसिडेंट्स अगर आपको पता होगा तो सब्सिडरी अलायंस के द्वारा जो डिप्लोमेट्स को भेजा जाता था राजे रजवाड़ों के कोर्ट में, उनको रेसिडेंट्स कहते थे। ये रेसिडेंट्स में भी ब्यूरोक्रेसी के ही लोग जाते थे। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर जो पूरी ब्रिटिश शासकीय प्रणाली थी जहां भारत का शोषण हो रहा था, इसमें जो प्रक्रिया शुरू करने वाले लोग थे वो ये थे सर। गेटिंग पॉइंट? ओके, तो इनिशियली दे वर कॉल्ड एज द कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स। ओके ना, समझे? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती थी। इनको सीनियोरिटी आधारित अपॉइंट करके उनको प्रमोट किया जाता था। तो कोई भी अधिकारी की जब अपॉइंटमेंट होती थी तो ट्रेनी के रूप में होगी, अप्रेंटिस के रूप में होगी, जहां उसको कहा जाता था कि अभी तू सीख रहा है, अभी तू बड़ा गोलू है, अभी तेरे लिए थोड़ा टाइम है सर। ओके, ग्रेजुअली फैक्टर के रूप में, राइटर के रूप में, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उसका फिर फाइनल अथॉरिटी आती थी। कुछ कुछ इन्हीं में से ही गवर्नर भी बन गए सर। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स देख लीजिए सर, है ना? वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अ मर्चेंट।
जब मुर्शिदाबाद के ऊपर अटैक किया गया या मुर्शिदाबाद से सिराजुद्दौला ने अटैक किया वी विल सी की फोर्ट विलियम के ऊपर, तो फोर्ट विलियम के ऊपर जब अटैक हुआ उसके पहले की मैं बात कर रहा हूं, बीच में कासिम बाजार करके एक जगह आती है। कासिम बाजार का सीनियर मर्चेंट जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये वही वॉरेन हेस्टिंग्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूं जो गवर्नर जनरल बनेगा लेटर पीरियड में। तो ये व्यक्ति भी सिविल सर्वेंट था, ही वाज आल्सो अ सिविल सर्वेंट। रॉबर्ट क्लाइव सिविल सर्वेंट। आप देखिए कि बहुत सारे कंपनी के प्रशासन में ऐसे लोग थे जो ग्रेजुअली नीचे से उठ के आए थे सिविल सर्विसेज के रूप में सर। ओके, तो कोई इनको सबको कोवेनेंटेड बेसिस के रूप में कंसीडर किया गया था और इनको हर एक काम करना था, पॉलिटिकल काम करना था, इनको बेसिकली कमर्शियल काम करना था और इस तरह से इनकी प्रमोशन सिस्टम चलती है सर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती है 1770s तक आते आते। मैंने आपको इनिशियली बताने की कोशिश की कि व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड इन द 1750s एंड 1760s एवरीथिंग वेंट वेरी गुड सर। ठीक है, बट लेटर ऑन पीरियड तक आते आते 1770 तक आते आते अब इनमें कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ब्रिटिश का एक्सपांशन होने की शुरुआत हो गई। हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि इनकी जो पूरी प्रक्रिया है इसमें इनको अब फंक्शंस को लेके संघर्ष हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को आप इतनी सारी अथॉरिटी दोगे तो काम भी नहीं कर पाता, कभी कभी करप्शन भी हो जाता था सर। ठीक है, तो कहानी 1773 तक की आई सर। ओके, और 1773 तक आते आते वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल सर्वेंट के फंक्शंस को अलग कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ था सर? ओके, तो अगर आपको थोड़ी बहुत इतिहास पता है तो हमें देखने को मिल रहा है कि 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो चुकी थी और कंपनी इतने सारी लॉस में थी तो कंपनी ने करीबन 1 मिलियन के आसपास पाउंड मांगे थे ब्रिटेन की सरकार से कि माई बाप हमारी मदद कर दो, वी हैव लॉस्ट अवर मनी, वी वांट अ लोन फ्रॉम यू। तब सरकार ने कानून पास किया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली सिविल सर्वेंट के ऊपर भी रेगुलेशन के लिए था, जहां सिविल सर्वेंट्स को कहा जाता है कि आज के बाद तुम कभी भी कोई भी प्रकार की गिफ्ट नहीं लोगे, तुम आज के बाद कोई भी प्रकार की प्राइवेट ट्रेडिंग के अंदर इंटेलिजेंस नहीं रखोगे। अब ये प्राइवेट ट्रेडिंग क्या था? तो कंपनी के ऑफिशियल्स कंपनी का सामान बारों बार बाजार में बेच देते थे या लंदन से कुछ वस्तु लेके आके भारतीय बाजार में बेच देते थे। इन सब के कारण हमें यह देखने को मिल रहा था कि कंपनी को नुकसान गया। दूसरा, करप्शन करते थे पर कहते थे कि तो गिफ्ट में आया है। आईफोन लेके घूमते थे और कहेगा बोले तुम्हारी तनख्वाह तो 30,000 रुपया है, ये 1.5 लाख रुपए का फोन कहां से लेके आए? तो गिफ्ट दिया है, लोग हमें बड़ा प्यार करते हैं, हम जहां पोस्टेड है ना वहां पे सर। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में भी बड़ी चली सर। ठीक है, और यही प्रक्रिया के कारण कंपनी को बेसिकली रेगुलेट करने के वास्ते ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में पहचानते हैं, ये रेगुलेटिंग एक्ट में यह भी ध्यान रखा गया है कि भाई सिविल सर्वेंट्स को भी रेगुलेट किया जाए। इनफैक्ट ये सबसे पहली बार थी जब सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट आया था सर। ओके, ये कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक प्रकार की आचार संहिता है जहां सिविल सर्वेंट को कहा जाता है कि तुम ये चीजें मत करना, प्लीज डोंट डू दिस इंडल्जिंग, आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस मत करिए, करप्शन मत करिए। खैर बात आगे चली, वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर तलवार गिरी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि कोई बात नहीं बाबा, मैं इनके फंक्शंस को सेपरेट कर देता हूं। फंक्शंस को सेपरेट करने का मतलब यह है कि कुछ सिविल सर्वेंट्स को कहा गया कि भाई तुम ये एरिया में काम करो, तुम ये एरिया में काम करो, ओवरलैपिंग मत करना सर। ठीक है ना, समझे? अभी पावर लिया नहीं गया था, द पावर वाज नॉट टेकन। पावर कॉर्नवालिस ने ले लिया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल रेवेन्यू का जो पावर था, कलेक्टर का और मैजिस्ट्रियल पावर था। पर हेस्टिंग के समय से ही वी विल कम टू नो कि अब थोड़ी बहुत चीजें बदलने की शुरुआत हो गई थी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब प्रॉब्लम क्या था सर, है ना? आपने कानून लेके आए, आपने कानून बदल के इनफैक्ट आपने गिफ्ट की प्रक्रिया को खत्म कर दिया। आपने कहा कि आप बेसिकली क्या कह रहे हो कि कोई भी प्रकार की प्राइवेट ट्रेडिंग में इंडल्ज नहीं करोगे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनके फंक्शंस को भी थोड़ा बहुत रेगुलेट करने की कोशिश की। बट आप देखिए कि जहां से रिक्रूटमेंट हो रही है वहां से ही प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करोगे सर? ठीक है ना, समझे? सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में यह था कि रिक्रूटमेंट जहां से हो रही थी वहां से ही जिस प्रकार की थॉट से लोग आ रहे थे उसको इन्होंने चेंज नहीं किया। अब ये क्यों हुआ था सर? ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए कि करीबन 1800s का जो दौर है या 1718 या 1800s के पहले का दौर था, इसमें ये कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट जो है वो मूलतः से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे।
अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे आपको भी पता है सर, आपके चाचा भतीजा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में होंगे, तो चाचा होगा तो भतीजा जाएगा सर, ठीक है ना। आज की तारीख में भी लोग कहते हैं चाचा विधायक है हमारे सर, ठीक है, जान रहा है मेरा बाप कौन है सर, ठीक है। तो तब उस पीरियड में भी यही चीजें चल रही थी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन द पिक्चर वाज वेरी मच क्लियर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने रिश्तेदारों को, अपने पहचान वालों को, अपने ही, आप समझ गए कि अपने कुंबे वाले लोगों को यहाँ पे सिविल सर्वेंट के रूप में भेजेंगे। तो इन सब के कारण ये 50-60 फैमिलीज ही ऐसी थी जो बेसिकली यहाँ पे इनको रिक्रूट करके भेजती थी। ये कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स को जो डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंटमेंट होती थी, इसमें कहीं पे करप्शन होता था कि नहीं होता था, किसको पता सर, ठीक है। सो हुआ क्या कि तुमने एग्जीक्यूशन में ये कह दिया कि भाई हम करप्शन नहीं करेंगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में लेके आए, पर रिक्रूटमेंट की चैनल को तो तुमने ठीक नहीं किया है सर, गेटिंग अ पॉइंट, समझे कि नहीं समझे। ये तो वही बात होगी कि यूपीएससी के थ्रू आप रिक्रूट ना होते हुए डायरेक्ट एंट्री में कहीं से घुस गए और तुम फील्ड में जाके कह रहे हो कि मैं करप्शन नहीं करूंगा, ऐसा किसने कहा भाई सर, ठीक है ना, समझे। लोग जीएस पेपर 4 लिखने के बाद भी भर भर के करप्शन करके वो पकड़े गए हैं सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो कंपनी के प्रशासन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने सिविल सर्वेंट को कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बांधा था, याद रखना सर, ठीक है ना, समझे। अ कोड ऑफ कंडक्ट वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड अंडर द सिविल सर्वेंट्स एंड उनको कहा गया था कि तुम आचरण ठीक करो, पर वहां का रिक्रूटमेंट सिस्टम बेकार था। अब रिक्रूटमेंट क्यों बेकार था, उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करें, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन द रिक्रूटमेंट। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको नॉमिनेट करेंगे उसकी खातरी करने के लिए उसके पीछे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस थे सर। Was there any kind of checks and balances अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसी को नॉमिनेट कर रहा है सर, ठीक है, कोई भी प्रकार की चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे सर, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खाली अपना एक डिक्लेरेशन करते थे। डिक्लेरेशन में क्या लिखते थे पता है, कि देखो मैं प्रतीक नायक, मैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य हूं, मैंने जयंत की यहाँ पे रिक्रूटमेंट की है सिविल सर्वेंट के रूप में अंडर द कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज, और मैंने जयंत से एक भी रुपया नहीं लिया है, ऐसा मैं लिख के दे दूंगा। उसका मतलब थोड़ी है कि मैंने नहीं लिया है सर, बताना मत किसी को सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यूज्ड टू साइन अ डिक्लेरेशन फॉर्म, वेरी इंटरेस्टिंगली सर, ठीक है ना, समझे। दे वुड साइन अ डिक्लेरेशन फॉर्म दैट दे हैड नॉट रिसीव्ड एनी मनी फॉर अपॉइंटिंग अ सिविल सर्वेंट। अरे भाई ये कहां का, ऐसा डिक्लेरेशन तो सैकड़ों लोग करते हैं सर, ठीक है ना, समझे। ऐसी प्रकार की डिक्लेरेशन तो सब जगह चलती है। तो इस प्रक्रिया में पूरी की पूरी प्रक्रिया बेकार थी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ही गिने चुने, मैं कहूंगा कि नायाब नमूने थे जो सर्विसेज में गए, बाकी सबके सब चोर थे सर, है ना। और चोर चोर मौसेरा भाई लुटेरा भाई सबका सब एक ही होता है, चाचे का लड़का, मासी का लड़का, मामा का लड़का, ये सब लोग एक आ गए सर, ठीक है, लूटफाट करने के लिए आ गया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो दे वर द ठग्स ऑफ, बिगेस्ट ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने मूवी बनाई, बोले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, बोले देखो भारत में ठगी प्रथा थी। अबे तुम आए थे यहाँ ठगी प्रथा करने के लिए सर, ठीक है ना, सबसे बड़ा ठग तो तुम था सर, है ना, और हमको कह रहे हो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। So what is happening sir, getting opened, okay, some 50-60 families dominated the civil services। अब ये वैसी बात हो गई ना सर, ठीक है, आप सिविल सर्वेंट हो, आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में गए, आपने फिर आगे किसी और को रिक्रूट किया, बोले भाई तू भी आ जा सर, तू मेरी फैमिली से है सर, ठीक है। तो एक प्रकार की ट्रांसपेरेंसी के बिना अभाव वाली सिस्टम सर, ठीक है ना, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नो चेक्स एंड बैलेंसेस, एवरीथिंग वाज ओपेक सर, गेटिंग ओपन, और लूटपाट चालू रही। तो इसको बदलने की कोशिश की जाती है वाया दी पिट्स एक्ट ऑफ 1784 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1793। पीछे आप देखोगे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद दो कानून और भी पास किए गए जहां बोला गया कि भाई हम इसको बदलेंगे, पर हो नहीं पा रहा था सर, ठीक है ना, दे वर नॉट एबल टू डू इट, ओके। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि गवर्नर्स को सत्ता दे दी। गवर्नर्स का मतलब है कि जो लोकल गवर्नर्स थे, गवर्नर जनरल, कि भाई तुम इसको चला के देखो, तुमसे चल पा रहा हो कि नहीं चल रहा हो सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी हमें ये देखने को मिली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, गवर्नर्स को सत्ता दी, जैसे वॉरेन हेस्टिंग को कहा कि तुम इसको रिफॉर्म करके दो। अब वॉरेन हेस्टिंग बोलता है कि मैं तो सांप बन गया, आई एम द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, मैं काहे रिफॉर्म करूं, इससे तो मेरी दुकान चलने वाली है। वो तो सिविल सर्वेंट के थ्रू बेनामी ट्रांजैक्शन करवाता था। अगर आपको पता होगी इजारेदारी सिस्टम में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किसी ने किया लैंड को लेके, जो लैंड रेवेन्यू को लेके, वो तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। अपने नौकर के बेटे के नाम के ऊपर ठेका लेके रखा था। He took a ijara, that is a contract of the revenue in the name of his servant son, उसके नौकर के बेटे का नाम, बाबू नाम के ऊपर से सर, ठीक है, उसके लड़के का नाम बाबू था, छोटा बाबू, आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी बाबू कर रहा है तुम्हारा वॉरेन हेस्टिंग सर, ठीक है, द ग्रेट गवर्नर जनरल सर, है ना। भाई भिखमंगे थे तुम एक प्रकार के सर, ठीक है, तुम इसको इनके नाम के ऊपर ले रहे हो, करप्शन करो तो थोड़ा ढंग का करके दिखाओ सर, ठीक है ना, समझे।
तो इस प्रकार से सिविल सर्विसेज में पूरा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार रहा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ करप्शन सर, ओके। सो इन रेगुलेटिंग एक्ट इट वाज डिसाइडेड कि ये कोई भी प्रकार की प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं करेंगे, किसी के प्रकार की गिफ्ट बिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ सर, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग ने करप्शन चालू रखा, वॉरेन हेस्टिंग ने चालू रखा, कुछ हो नहीं पाया। रिक्रूटमेंट में करप्शन, ग्राउंड के ऊपर करप्शन सर, ठीक है। एवरीवेयर वी विल फाइंड कि करप्शन ही करप्शन। अब इन सबको देख के ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बौखला गया। 1784 में पिट्स का कानून पास हुआ था। ये पिट्स के कानून के बाद अगर आपको पता होगा कि कॉर्नवालिस की अपॉइंटमेंट की गई 2 साल के बाद सर, है ना। वॉरेन हेस्टिंग इसके कारण रिजाइन करके चला गया था, क्योंकि हेस्टिंग को पसंद नहीं आया था कि मुझे सबऑर्डिनेट कर दिया गया अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट। So under the Pitt India Act, if you are able to recall, Warren Hastings was made subordinate to the British government and the British Parliament. कहा गया कि तुम आज के बाद जो भी डिसीजन लोगे पार्लियामेंट की मर्जी के बिना नहीं लोगे सर, ठीक है। वो ब्यूरोक्रेसी का बंदा बोला मेरी अपॉइंटमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने की थी, तू पार्लियामेंट वाला कौन है, निकल यहाँ से सर, ठीक है। तो हेस्टिंग रिजाइन। कॉर्नवालिस केम अप। कॉर्नवालिस सरकारी बंदा था, वो खुद बेसिकली एलीट क्लास से बिलोंग करता था, उसने ठीक ठाक पैसा देके आया था। तो उसको ये चीज बहुत क्लियर कट थी कि भाई देखो सिविल सर्विसेज में करप्शन बड़ा है, सिविल सर्विसेज के अंदर ये स्टील फ्रेम बनी नहीं पाएगी, ये पूरा रॉटन फ्रेम होगा सर, है ना, सड़ी हुई फ्रेम बनेगी अगर इसके अंदर में करप्शन ना इसको रोक पाओ सर, ठीक है। तो ग्रेजुअली वी विल फाइंड कि कॉर्नवालिस स्टार्टेड डूइंग रिफॉर्म्स। उसने पहला रिफॉर्म जो किया वो है सैलरी बढ़ा दी सर, और उसने अज्यूम ऐसा किया सर, ठीक है ना, समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि कॉर्नवालिस आया सर, ओके। और कॉर्नवालिस ने आके वी विल फाइंड की फ्रेमवर्क बनाने की शुरुआत की। ये फ्रेमवर्क में 2 चीज की सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। व्हाट डिड कॉर्नवालिस डिड सर, ओके। कॉर्नवालिस ने आके 2 चीज की। उसने कहा कि कलेक्टर के हाथ में खाली और खाली रेवेन्यू का फंक्शन देना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। और रेवेन्यू का कार्य ही उसको देना चाहिए। उसके हाथ में जो मैजिस्टेरियल वर्क है, जो एक जुडिशरी का काम करता है, मैजिस्ट्रेट का काम करता है, वो कलेक्टर के हाथ में नहीं होना चाहिए। द कलेक्टर शुड बी डिवॉइड ऑफ द पावर ऑफ द मैजिस्टेरियल, क्योंकि फंक्शंस को लेके बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। उसको समझ में आ गया कि भ्रष्टाचार का स्रोत ही ये है, और उसको खाली रेवेन्यू का काम करो, थोड़ी बहुत इनकी सैलरी बढ़ा दो सर, ठीक है ना, समझे। सैलरी बढ़ाएंगे उतना फायदा होगा, भ्रष्टाचार कम होगा सर, ठीक है ना। ये अजम्पशन है, खैर ये भी सही नहीं है करप्शन को टैकल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इट वाज अज्यूम्ड कि बाय इंक्रीजिंग द सैलरी देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि लोग शायद तक भ्रष्टाचार ना करें सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो Cornwallis was able to tap this part in the system of the civil services, and he thought कि भाई इसमें और क्या कर सकते हैं। तो 1793 तक कॉर्नवालिस रहा भारत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके जाने के बाद शोर आया, जॉन शोर। खैर जॉन शोर के समय पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली चेंज बड़ी मात्रा में नहीं हुआ, पर शोर के बाद वाला पीरियड बड़ा सिग्निफिकेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिविल सर्विसेज। अब उसके बाद वाले पीरियड में क्या होना था उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जॉन शोर के बाद करीबन 1798 का दौर था सर, है ना। दिस इज अ पीरियड ऑफ 1798, and this is also the period where the company had a huge expansion of political point of view from India sir, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो अगर आप 1798 का दौर देखोगे तो कंपनी उस पीरियड के अंदर बंगाल तो जीत के बैठी हुई है। कंपनी का प्रभाव इस पीरियड के अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो बंगाल से लेके नॉर्थ इंडिया तक भी पहुंच गया, क्योंकि बक्सर और प्लासी करने के बाद ये दिल्ली तक पहुंचे थे। ये कंपनी साउथ में भी उस टाइम पे कंसोलिडेट हो चुकी है, और टीपू को खत्म करने की कगार के ऊपर थी। इनफैक्ट टीपू को इन्होंने 1799 में खत्म करके साउथ में भी अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर दिया था। तो अब सवाल ये था कि अगर जब इतना सारा इनफैक्ट आपका एम्पायर बन रहा है, तो क्या आपको ब्यूरोक्रेसी की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी सर, ठीक है ना। दूसरी एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो बाहर से ना आई हो सर, ठीक है। कॉर्नवालिस ने सबसे बड़ा जुगाड़ जो किया था भारत को लेके ब्यूरोक्रेसी में, उसने यूरोपियनाइजेशन की शुरुआत की थी, और उसने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर खाली और खाली यूरोपियन नागरिक को ही हम लोग इंक्लूड करेंगे, अंग्रेजों को ही इंक्लूड करेंगे सर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि कॉर्नवालिस के बाद बड़ी मात्रा के अंदर यूरोपियन सिविलियंस या बेसिकली जो रॉयल क्लास के लोग थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के भांजे भतीजे थे, इन सब की अपॉइंटमेंट होनी शुरू हो गई थी। द इश्यू वाज दैट कि ये सब गोरे हैं। अब ये गोरे लोगों को अगर आप समझोगे भारत में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है, इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए भेजा जाता है, तो देन ऑल्सो यू ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ लोकल पीपल और लोकल ट्रेनिंग सर, ठीक है। तुम खाली और खाली यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन से तो चला नहीं सकते ना सर, ठीक है। सो यू कैन नॉट रन द एडमिनिस्ट्रेशन विद द यूरोपियन सिविल सर्वेंट्स, ओके। सो आइदर यू नीड लोकल पीपल दैट इज इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, आपको इंडियंस चाहिए,
या आपको यूरोपियन लोग चाहिए पर जो भारतीय बन जाए सर, ठीक है। दे हैड टू ऑप्शंस एट दैट टाइम, है ना। पहला ऑप्शन क्या था कि आइदर दे कैन हायर यूरोपियन पीपल हु कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉर्म ऑफ इंडियंस, उनकी कल्चर, उनकी ट्रेनिंग, उनकी लैंग्वेज वैसे हो जो भारतीय के रूप में हो। दूसरा हो सकता है कि वो भारतीयों को इंक्लूड कर दे एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इन लोगों को कभी इंडियंस को रिक्रूट नहीं करना था, कॉर्नवालिस और बाकी सारे उनके बाद वाले गवर्नर्स को। तो इन्होंने कहा कि यूरोपियन सिविल सर्वेंट्स को इंडियन ट्रेनिंग दे देते हैं। बोले कैसे देंगे? बोले दो चार को पकड़ के एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, वहां जैसे आज की तारीख में मसूरी हमने बनाया है, वैसा इन्होंने कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम के अंदर एक संस्था खोल दी सर, ठीक है। और इसी बेसिस के रूप में वेलेस्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल में, इन द टेन्योर ऑफ वेलेस्ली सर, ठीक है, वी विल फाइंड कि इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेलेस्ली, वेलेस्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में जब वो गवर्नर था, उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई सर, गेटिंग माय पॉइंट। अब सवाल ये था कि ये क्यों बनाया गया था, व्हाट वाज द रीजन? दो कारण थे। एक तो यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ये यूरोपियन अधिकारी भारत में आते थे पर दे हैड नो नॉलेज अबाउट इंडिया, neither they had knowledge about history, culture, tradition, language, morals, values, everything including the administration। ये वहां से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंटेड होते थे। अब आप देखिए कि आपके चाचा अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में हो तो आपने बचपन में कुछ उखाड़ा होगा नहीं, आपने अपने युवानी के काल में भी कुछ उखाड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपको बनी बनाई थाली कोई सजा के दे रहा है, पिरस के दे रहा है सर, ठीक है। आप सीधे भारत में पोस्टेड हो गए, आपको लग रहा है चाचा विधायक है हमारे सर, ठीक है। हाँ, आपके चाचा वहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी होगी कि बहुत ही नौसिखिए हो। अब कंपनी को इस बात का बड़ा डर हो रहा है, ब्रिटेन की संसद को भी डर हो रहा है, वेलेस्ली को भी डर हो रहा था। बोले ये सब नौसिखिए छोकरा लोगों को सिविल सर्वेंट चाचा के कारण इनको सत्ता तो मिल गई है, पर ये अगर चला नहीं पाएंगे तो क्या होगा सर, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है ना कि बाप के पास बहुत पैसा है, पर बाप अपने छोकरे को पढ़ाता किसके लिए है कि भाई तेरे को धंधे पे ही बैठना है, गल्ले पे ही बैठना है, पर गल्ले में काउंटिंग तो करना आना चाहिए ना तेरे को सर, ठीक है। तो वही कहानी आपको इनके साथ मिलती है सर, ठीक है। दे वर बॉर्न टू रूल, द सिविल सर्वेंट्स वर बॉर्न टू रूल ओवर इंडिया सर, ठीक है। ये 1790s के दौर में ओपन कंपटीशन तो था नहीं, सो देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ ओपन कंपटीशन कि वहां पे अच्छे अच्छी टैलेंटेड लोग आए। ये तो चाचे भतीजे वाली गेम चल रही है कि चाचा वहां विधायक बैठा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में सीधी अपॉइंटमेंट कर रहा है यहाँ पे, और खत्म कहानी। पर ये गोलू छोकरा लोग जो आता था, उनको पढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ये बुद्धि वेलेस्ली के अंदर आ गई थी। बोलिए गोरे लोग आएंगे पर इनको आता नहीं है चलाना सर, है ना, कैसे करेंगे सर, ठीक है। तो इनके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, और कहा गया कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता कहीं पे भी ये पोस्टेड हो, क्योंकि उस टाइम पे भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसी में जो भी सिविल सर्वेंट आएंगे, पहले उनको बंगाल में आना पड़ेगा, फोर्ट विलियम में। 3 साल तक उनको ट्रेनिंग मिलेगी, 2 से 3 साल तक, और उसके बाद उनको रिस्पेक्टिव कार्डर्स में भेजा जाएगा सर, है ना, समझे। सो कार्डर्स वाला सिस्टम आपको मिलता है सर, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। The civil servants were appointed to different presidencies. They were appointed, but they had to go through Fort William very rigorous training. अब ये ट्रेनिंग में होता क्या था सर, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। तो इंडियन लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये सब कुछ सिखाया जाता था। संस्कृत भाषा, भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन, पर्शियन लैंग्वेज सिखाई जाती थी। क्यों? क्योंकि भारत के ज्यादातर विस्तारों में उस टाइम पे फारसी भाषा चलती थी सर, ओके। सो दे वर एक्चुअली टॉट द पर्शियन लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स एज वेल, और इसके थ्रू चलने की शुरुआत हुई। अब वेलेस्ली इसके कारण सिविल सर्वेंट्स को अपने अंडर में रखता था, ऑब्वियस ही वाज द गवर्नर जनरल, उसने सिविल सर्वेंट्स को अपने अंडर में रखा। अब मजे की बात ये हुई कि कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी में लड़ाई हो रही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, बोले ससुरा अपॉइंट हम करें, है ना, अपॉइंट हम करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाले, पर ट्रेनिंग वेलेस्ली दे रहा है। ट्रेनिंग वेलेस्ली दे रहा है, तो वेलेस्ली ट्रेनिंग में क्या लिखवाता है और क्या नहीं लिखवाता है वो हमें पता नहीं है। हो सकता है कि सिविल सर्वेंट की लॉयल्टी वेलेस्ली के प्रति बन जाएगी तो क्या होगा, देयर कुड हैव बीन अ स्कोप ना सर, ठीक है ना, समझे। अगर सिविल सर्वेंट की लॉयल्टी वेलेस्ली के प्रति हो गई तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव गलत हो सकता है ना सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जलन हो गई, है ना, जलता है मुझसे मजनू वाली कहानी आपको मिलती है ना। वो वेलकम पिक्चर देखा कि नहीं देखा सर, ठीक है। वेलेस्ली गवर्नर जनरल है, सब्सिडरी अलायंस कर रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने का काम कर रहा है। ये वो दौर था जब इसने मराठास के साथ लड़ाई की, इसने टीपू सुल्तान को खत्म किया। ये वो दौर था जिसने नेपोलियन के आक्रमण से ब्रिटेन को तैयार किया था कि भारत में अगर नेपोलियन आएगा तो कैसे डील करना है, बफर स्टेट्स क्रिएट करके। तुम उसको ही ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, यू आर नॉट ट्रस्टिंग। क्यों? क्योंकि देखो चोर के अंदर है ना, कभी ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता है।
जब दो चोर चोरी करते हैं ना तो हमेशा एक दूसरे को देखते रहते हैं, बोले ये खजाना में से आधे से ज्यादा लेके चला गया तो पूरा लेके मैं सो गया होगा और थैली लेके भाग गया तो सर ठीक है, ये चोरों में बड़ा होता है सर, ठीक है, ये नॉर्मली इंसानों में नहीं होता, क्योंकि चोरी का माल होता है ना, 2 लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर लूटा होगा, तो उसमें हमेशा इन तीनों को, या 3 लोग होंगे तो तीनों को एक दूसरे के प्रति इनसिक्योरिटी होगी। बोले ये पैसा लेके भाग गया, हम कहीं बाथरूम में चले गए और पैसा लेके भाग गया, हम कहीं सो गए पैसा लेके भाग गया। यहाँ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी चोर है, वेलेस्ली भी चोर है, वो एग्जीक्यूशन में था, यहाँ पे वही पैसा पहुंचा रहा था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस बात का डर था कि ये सिविल सर्वेंट का कंट्रोलिंग अथॉरिटी वेलेस्ली है, रिक्रूटिंग अथॉरिटी हम हैं, अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट वाज डन बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बट कंट्रोलिंग अथॉरिटी वाज वेलेस्ली, क्योंकि ट्रेनिंग उसके हाथ में थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को डर लग गया, बोले ससुरा ये तो हमारी गेम पलटा देगा 2-5 साल के बाद सर, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज को इन्होंने बंद करवा दिया 1802 में सर, ठीक है ना, समझे, बंद करवा दिया। बोले वहां खाली भाषा सिखाओ और कुछ मत सिखाओ, यू ओनली टीच देम लैंग्वेज, अदर थिंग विल बी एस्टेब्लिश इन इंग्लैंड सर, ठीक है ना, समझे। तो फाइंड की वहां खाली भाषा सिखाई गई सर, ठीक है। तो गिलक्रिस्ट करके एक प्रिंसिपल था फोर्ट विलियम को, अगर आपको पता होगा सर, ठीक है। ये गिलक्रिस्ट, वी विल सी कि इसने हिंदी और उर्दू भाषा के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करवाए थे और कहा कि हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुसलमानों की और इस प्रकार की कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसने चीजें बताई थी सर। खैर, अब क्या हुआ कि आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बंद कर दी, अधिकारी सब गोरे हैं, तो कहाँ पे सिखाएंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पहले 2 साल तक तो समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए सर, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत में तो दुकान बंद करवा दी वेलेस्ली की। अब बोले अब सिविल सर्वेंट आ तो रहे पर उनको ना ही नॉलेज है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है, जुडिशरी की नॉलेज है, कुछ नॉलेज ही नहीं है। बोले काम करो उनको इंग्लैंड में ट्रेनिंग देते हैं। अरे इंग्लैंड की आबोहवा अलग है, उसकी विचार शैली अलग है, वहां कैसे ट्रेनिंग दे पाओगे। पर नहीं, बोले देंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में इन्होंने हार्टफोर्ड नाम की एक जगह, लेटर ऑन हेलीबरी करके एक जगह है, वहां पे कॉलेज की स्थापना की। पहले हार्टफोर्ड में थी, फिर हेलबरी में बन गई। हेलबरी लंदन के पास का एक आउटस्कर्ट्स है सर, ठीक है ना, वहां पे इन्होंने दुकान खोली। बोले वहां पे ट्रेनिंग करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब कहानी ये चलती है कि इस पीरियड के कार्यकाल तक आते आते सिविल सर्वेंट की प्रोबेशनर पीरियड की शुरुआत हुई। पहले तो प्रोबेशन होता नहीं था, ट्रेनिंग बनी ही नहीं थी, सीधी अपॉइंटमेंट ही हो जाती थी। बुद्धि आई, बोले कोई भी गोलू व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया जाता है ना। बाप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में है तो बेटे को साइन करना भी नहीं आता और सीधे सीधा वी विल फाइंड की चला जाता है ट्रेनिंग के अंदर सर। बोले ऐसा नहीं चलेगा, उसको एग्जाम पास करनी पड़ेगी सर, है ना। 2 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद एग्जाम पास होगी, एग्जाम पास होने के बाद तुम्हारी फाइनल अपॉइंटमेंट होगी सर, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ नमूनों को रिक्रूट किया, पैसे वैसे लेके, या जो भी साठ गांठ से नेपोटिज्म से रिक्रूट हो रहा था, उनको इंग्लैंड में ही ट्रेनिंग दी जाती थी। और ट्रेनिंग किस बात की दी जाती थी, सिविल सर्वेंट बनने की। कहां पे, भारत में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो वही बात हो गई ना, आपको एग्जाम देनी है अंगोला पब्लिक सर्विस कमीशन, पर तैयारी यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के कर रहे हो सर, है ना, कोई लेना देना सर। अंगोला देश में जाके आपको देखना पड़ेगा ना, उसका कस्टम्स, उसकी ट्रेडिशन, उनकी पॉलिटी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है सर, ठीक। ये सेनेगल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वही बात हो गई सर, ठीक है। कोई लेना देना नहीं, तुम वहां जाके इन सीटू पढ़ोगे तो जाके ट्रेनिंग होगी ना सर, ठीक है। तो ऑफ द इलीट, फॉर द इलीट एंड बाय द इलीट, एक ऐसी संस्था बनाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, जहां इलीट समाज के कुछ लोग पूरी सिस्टम को हाईजेक करके बैठे हुए हैं, सिविल सर्विसेज के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, और पैसा वैसा का, है ना, पूरा एकदम सिस्टम चल रहा है सर, ठीक है। अब इसमें मजे की बात ये हुई कि जितने भी प्रोबेशनर थे ये सब ट्रेनिंग में साथ में थे। अब इनका एक क्लब बनने की शुरुआत हो गई। क्लब समझ में आ रहा है, शाम को हर रोज ट्रेनिंग के दौरान में शाम को इकट्ठा होते थे, पत्ता खेलते थे, बीड़ी बीड़ी फूकते थे सर, ठीक है ना, दारू बारू पीते थे। अब भाई आज तो ट्रेनिंग में क्या, बोले इंडिया में जाके डंडा चलाना है अपने को सर, ठीक है। तो कैमडरी बनती है, एकदम एकदम, है ना, भाईचारा बन गया, फ्रेटर्निटी बन गई, कैमरेडरी कहते हैं ना उसको सर, ठीक है। एक्सक्लूसिव क्लब बनने की शुरुआत हुई सर, गेटिंग ओपन, एक्सक्लूसिव क्लब। ये लंदन से ही इलीट बन के आते थे, इनकी पूरी क्लब ऐसी ग्रुपिंग ही बन जाती थी। बोले तू कौन से बैच का, मैं 1810 बैच का। बोले तू ये 1812 बैच का, जूनियर है, तू मेरा जूनियर है, याद रखना सर, ठीक है ना। वहां हर एक साल आती थी, बैचेस आया करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। तो इन प्रक्रिया के थ्रू अगर आप सिविल सर्विसेज को पूरा बैकग्राउंड के अंदर देखिए तो ऐसे चला है सर, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग इंग्लैंड में होती थी पर इंडिया के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता था, ठीक है ना, समझे। तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ने सिविल सर्वेंट को और मजबूत किया, सिविल सर्विसेज की एक इंस्टीट्यूशन को और मजबूत कर दिया।
ट्रेनिंग एक्चुअली पेव्ड द वे फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन। व्हाई? क्योंकि ये 10, 15, 25 ऑफिशियल एक साथ एक झुंड में अब काम करेंगे, अपनी बैच, अपना नाम करना है, यह करना है, वो करना है, ठीक है ना, समझे? तो इस बेसिस के रूप में हम ये कहते हैं कि सिविल सर्विसेज के अंदर बदलाव आने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। अब धीरे 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 ये सिविल सर्वेंट्स का रोल बढ़ेगा कि कम होगा? डोंट यू सी दैट द रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज विल बी इंक्रीज्ड? ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपांशन बढ़ रहा है, ब्रिटिश एम्पायर का साम्राज्य भारत के अलग अलग विस्तारों में चल रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर बढ़ा, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करिए इन द एरियाज जहां पे ब्रिटिश कभी गए नहीं थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो फ्रॉम द पीरियड ऑफ समवेयर इन 1810 टू 1820, 1810 से लेके 1820 तक आते आते हमें मिल रहा है कि कंपनी ने ऑलमोस्ट मराठास को खत्म करते हुए नॉर्थ इंडिया तक अपना डोमिनेशन किया, नेपाल जीता, नॉर्थ ईस्ट तक ये चली गई थी सर, ठीक है ना, समझे? इन सब रीजन्स के ऊपर अपना डोमिनेशन आ गया था सर, ठीक है। अब जब इतने सारे विस्तार के ऊपर कंपनी का डोमिनेशन था, तो एक सवाल ये आएगा कि कितने अधिकारी भारत को चला पाए, कितने अनकोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट को इंग्लैंड से भेज सकते हैं, कितने इंग्लिशमैन को हम लोग भेज सकते हैं? What should be the quantity and the numbers of Englishmen who would be sent as a part of the covenanted civil services? कितने भेजेंगे सर? 1, 2, 10, 15, 25 कितने भेज पाएंगे? You have certain limitations, आपको limitations है सर, ओके। अब बुद्धि आई इनको, बुद्धि किस बात की आई कि यार सब तो इंग्लैंड से भेज नहीं सकते, हमने इंडियंस को एक्सक्लूड करके रखा है, बोले एक काम करो, बदलने की शुरुआत करो, इंडियंस को इंक्लूड करो। अब जैसे ही इनके अंदर डिस्कशन होना शुरू हुआ कि इंडियंस को इंक्लूड करो, तो उससे जो पुराने जागीरदार प्रकार के जो लोग थे उनको मिर्चा लग गया, बोले थू 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 थू, बोले कल को जब तक हम लोग इनकी पिटाई कर रहे थे ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट बनेंगे, हमारे साथी बनेंगे, हमारे साथ बीड़ी बीड़ी पीने आएंगे, बोले है पागल हो गया, हमारे क्लब में बैठेंगे, जिम खाना में, बोला भाग फट फट किया हंसे सर, ठीक है। तो बोले एक काम करो, उनको लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करो। कोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स में तो इंग्लिशमैन ही होंगे, पर बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स मोर एंड मोर ऑफ पीपल, बिकॉज द एम्पायर हैज एक्सपांडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है, आपका साम्राज्य बढ़ा है, आपको और भी लोग चाहिए, तो इंडियंस को लेके आओ, पर इंडियंस को सबऑर्डिनेटेड सर्विस में लाओ, उसका नाम दिया गया अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। नाम ही है अनकोवेनेंटेड, गेटिंग अ पॉइंट, अनकोवेनेंटेड। बोले ये कौन? बोले छोटे। बोले जज कौन होगा? जज गोरा होगा, जज के नीचे चपरासी इंडियन होगा, स्टेनोग्राफर इंडियन होगा, गेटिंग ओपन, मुंसिफ इंडियन होगा सर, समझे? पहले जुडिशरी में लाने की कोशिश की, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की कोशिश की, और फायदा ये था कि सस्ते में आ जाते थे, लोकल चीजें जानते भी थे, ट्रेनिंग के लिए वी विल फाइंड कि इंग्लैंड भेजने की आवश्यकता भी नहीं थी, और दूसरे ये जो इंडियंस थे हमेशा लॉयल रहेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमने उनके थ्रू नौकरी ली है सर, ठीक है। तो रास्ते का माल सस्ते में, इंडियंस की लॉयल्टी भी मिल गई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी नॉलेज भी थी, तो वी वर अ ब्रिज बिटवीन द हायर एंड द लोअर एडमिनिस्ट्रेशन एट द कॉमन पीपल। हमारे लोग जो है वो ब्रिज बन के आए थे लोकल लेवल के ऊपर सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब इस बेसिस के रूप में 1820-1830 का ट्रांजिशन चला, जहां इंडियंस की रिक्रूटमेंट होने की शुरुआत हुई, और वी विल कम टू नो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सबसे पहले ये चेंज करवाया, याद रखना सर, ठीक है। ये हेस्टिंग के समय पे ही हमें ये देखने को मिलता है कि सिविल सर्वेंट के जो फंक्शंस थे वो एक कर दिए जाते हैं सर, ठीक है ना। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो फंक्शंस थे वो भी एक करवा दिए थे सर, ठीक है। सो ही वांटेड कि भाई एक ही व्यक्ति सब कुछ करे, ये कॉन्वोलिस बेकार था सर, गेटिंग ओवर, ओके। विलियम बेंटिक ने इंडियंस को इंक्लूड किया, लोकल नीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सस्ते में अपॉइंट हो सकते हैं, कोई ट्रेनिंग की चिंता नहीं है, इनको कहीं एक कमरे में डाल देंगे 10-15 लोग को तो भी रह लेंगे, वो रॉयल्टी नहीं मांगते हैं, वो इंग्लैंड की इलीट क्लब से नहीं बिलोंग करते, तो अच्छी बात थी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो 1820s और 1830s में सबऑर्डिनेटेड लेवल के ऊपर छोटी मोटी जुडिशरी, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इंडियंस की रिक्रूटमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। अब द इश्यू वाज दैट कि ये चीज 20 एक साल तक चल गई सर, है ना, 1820 तक आते आते सर, गेटिंग ओपन, ओके। फिर वंस अगेन फ्रॉम 1820s टू 1830s अ प्रॉब्लम इमर्ज। अब भाई किस बात का प्रॉब्लम सर, ठीक है ना,
तो 1830 तक आते आते बाय 1830s one more time the issue emerged because the British Empire reached up till different parts of the country. अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो 1830 के दौर में ब्रिटिश साम्राज्य दिल्ली से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके आसाम से लेके पंजाब और बाकी सारे विस्तार को भी जीत चुका है सर, ठीक है। दे हैव वॉन एवरीवेयर इन द कंट्री। अगर ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर चुका है तो क्या अब ब्यूरोक्रेसी में और एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्वेंट्स की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी सर? आप देखिए कि 1830 तक आते आते 1833 तक आते आते गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन भी क्रिएट करवाई गई। पंजाब को छोड़ के बाकी सारा रीजन इन्होंने कैप्चर कर दिया था। पंजाब और सिंध ही बाकी था, बाकी रेस्ट ऑफ द एरियाज वर अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। So now they required more and more number of bureaucrats in the administration, sir. Getting my point, okay? अब इनको ऐसा था कि कैसे भी करके हम लोग ले, हमने एम्पायर बनाया है, हमने आसाम जीता है 1826 में, आसाम और बर्मा जीत लिया इन्होंने, नेपाल जीता हुआ है, पंजाब बर्मा को छोड़ के बाकी सारे, सिंध को छोड़ के बाकी सारे एरियाज की आवश्यकता हो गई है। तो नाउ दे रिक्वायर मोर एंड मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नीड तो थी, अब नीड इस बात की भी है कि खाली गोलू एडमिनिस्ट्रेशन ना आए। अब वो जमाना नहीं है कि किसी का बाप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में तो उसकी अपॉइंटमेंट कर दे सर। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये जमाना है भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। अब ये जमाना है क्योंकि भारत के अंदर कंपनी की इकोनॉमिक रोल खत्म हो चुकी है। 1833 में अगर आपको पता होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है कि तुम्हें खाली और खाली अब इकोनॉमिक काम नहीं करना है, तुम्हें पॉलिटिकल काम ही करना है। In the 1833 a charter act was passed. It was specifically said that the monopoly of the company will be ended, and with the company's ending of the monopoly it was asked to do only and only political functions. अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत ही डाइवर्स हो गए हैं, डायनामिक हो गए और चैलेंजिंग भी हो गए हैं। अब जहां डाइवर्स काम है, बहुत डायनामिक वर्क है, बहुत चैलेंजिंग वर्क है, क्या वहां पे गोलू एडमिनिस्ट्रेटर्स चलेंगे कि जिसका बाप ब्यूरोक्रेट हो या जिसका बाप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में हो? अब नहीं है, वो जमाना अलग था 60-70 साल पहले सर, ठीक है ना। अब कंपनी को भी जरूरत थी कि हमें स्किल्ड बेस्ड लोग चाहिए, हमें टैलेंटेड लोग चाहिए, हमें अब ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर नई एनर्जी हो, नई प्रकार की बुद्धि लेके आए, जो सिस्टम को बदल पाए, ब्रिटिश साम्राज्य को चलाने में मदद करे सर, ठीक है। तो 1830 तक आते आते 1830 से 1840 तक आते आते अब इनको जरूरत पड़ेगी कि एक बंदे के हाथ में इतनी सारी सत्ता देंगे तो भी दिक्कत है, नए लोग चाहिए जो ब्रिटिश साम्राज्य को चला पाए। तो भारत में कंपनी के प्रशासन को एक चीज समझ में आ गई थी कि वी नीड मोर एंड मोर ऑफ मैन पावर, वेरी स्किल्ड मैन पावर। क्या इसमें इंडियंस ला सकते थे? तो बोले नहीं, इंडियंस तो नहीं आ सकते। किसी ने पूछा इनको, बोले इंडियंस को ले लो, ब्यूरोक्रेसी में ला दो। बोले नको, ये तो ब्राउन मुंडा है सर, ठीक है भाई यार, व्हाइट मुंडा, वी हैव एवरी सुपीरियर थिंग्स, इनको कुछ आता नहीं है, इनको तो हमने नौकरी पे रखा हुआ है। तो बोले इंडियंस नहीं लेंगे तो किसको लोगे? तो बोले इंग्लैंड से और छोकरा लोग को लेके आएंगे। बोले इंग्लैंड से छोकरा लोग को लेके आएंगे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाले अपने ही भांजे भतीजों को भेजेंगे। बोले वैसा नहीं करते है। इंग्लैंड की सोसाइटी में उस पीरियड में बदलाव हो रहा था और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के कारण एक नए मिडिल क्लास की डेवलपमेंट हो रही थी। ये मिडिल क्लास उस पीरियड में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहता था और इनके छोकरे लोग एजुकेटेड भी थे जो चाहते थे कि हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी मिले। क्यों? गिने चुने लोगों को ही नौकरी दी जा रही है सिविल सर्विसेज में से, ठीक है। सो इंग्लिश सोसाइटी वाज आल्सो गोइंग थ्रू कंटेम्पररी चेंजेस। औद्योगिकरण हुआ है, लिबरलिज्म आया है ना, लिबर करने वाले लोग थे वहां पे। वो लिबर करने वाले लोग जेरेमी बेथम, जेम्स स्टुअर्ट मिल, मिस्टर कॉब्डेन, जॉन राइट, ये सब वैसे वैसे लोग थे जो लिबर कर रहे थे। ये लिबर करने के चक्कर में इन सब ने एक चीज की वकालत की कि कंपनी में अगर अच्छे लोग चाहिए तो इंडियन से तो ले नहीं गए, तो हमारे जो छोकरे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनको तुम नौकरी वोकरी पे लो, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में डालो, जो भारत के अंदर इनफेक्ट है ना प्रशासन चलाने में आपको मदद कर दे। बोले जय बात। ऐसे भी 1830 में लिबरल पार्टी पावर के ऊपर आई है, लिबर करने वाली पार्टी सर, है ना। जॉन ग्रे उसका प्राइम मिनिस्टर था तब सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि लिबर करने वाले लोग सत्ता में, कंपनी के प्रशासन के अंदर मांग हो रही है। बोले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब तक रिक्रूट करेगा? बोले हटाओ इसको सर, ठीक है। तो 1830 तक आते आते कहानी बदली सर। और ये कहानी किस तरह से बनती है कि कंपनी ने नई टेरिटरीज को एक्सपांड किया था, उसमें प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था कि इनको अब ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत हो रही थी।
इस बेसिस के रूप में किसी ने कहा कि इंडियंस को ले लो, पर इंडियंस को लेने की कोई शक्यता नहीं थी। तो बात ये थी कि अगर इंग्लिशमैन को लेना है तो और अच्छे खासे वेल टू डू इंग्लिशमैन को लो जो पढ़े लिखे हो। कैसे लेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपनी सख्ती छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहता है कि ना, मैं अपने भाजे भतीजों को अपॉइंट करूंगा। अब दूसरा ग्रुप आ गया, वो कह रहा है कि ना, हम चाहते हैं अपॉइंटमेंट करने के लिए सर। ठीक है ना, समझे? लड़ाई हो रही है सर, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सर इंग्लैंड में सर। ओके, बीच का रास्ता निकाला, बोले काम करते हैं, हम क्या करेंगे, ओपन कंपटीशन नहीं करेंगे सर, है ना। ओपन कंपटीशन करेंगे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का छोकरा लोग कभी एग्जाम का पीटी भी नहीं निकाल पाएगा, है ना, समझे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे कि रिक्रूटमेंट तो करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही करेंगे, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपटीशन कराएंगे। ये कंपटीशन होगा नॉमिनेशन बेस्ड कंपटीशन। नॉमिनेशन बेस्ड कंपटीशन का मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 4 गुने लोगों को नॉमिनेट करेंगे। अगर 10 सिविल सर्वेंट की रिक्रूटमेंट करनी है तो 40 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, इनके बीच में कंपटीशन होगा और उसमें से 10 लोगों को चुना जाएगा। What the court of directors will do? They have the right to appoint 10 civil servants, but they will not directly appoint the 10 civil servants. They will nominate 40 people for that. नॉमिनेशन राइट्स उनके हाथ में ही है 4 गुने लोगों को, और उसके थ्रू कंपीट कराएंगे तो ये 40 में से 10 तो अच्छे ढंग के मिल जाएंगे। अब ये सेटिंग इसमें थोड़ा करवाना थोड़ा टफ हो गया ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपना पेपर फोड़ना पड़ेगा पहले अपने भांजे भतीजे के लिए सर, ठीक है तब जाके नॉमिनेशन में अपना छोकरा पास होगा। उसको तो एबीसीडी का ए भी नहीं आता, है ना, वो तो बाप उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में था, तो आपको समझ में आ गया उसने कैसे जीवन में जलसे किए होंगे सर, ठीक है ना। आपके फादर के नाम की स्कूल हो तो आप कोई एग्जाम दोगे सर, ठीक है, कोई नहीं देगा सर, है ना, सिंपल हो गया, गेटिंग ऑन ओके। तो यही प्रक्रिया थी, बोर्ड में कैसे पास होंगे, है ना, 10th में 12th में कैसे पास होंगे, पापा पास करवाते थे सर, ओके। तो वही कहानी इनकी पापा वाली थी सर, ओके। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने नॉमिनेशन बेस्ड कंपटीशन की शुरुआत की। ये जो नॉमिनेशन बेस्ड कंपटीशन है ये 1833 के चार्टर एक्ट में आया था। 1833 के चार्टर एक्ट में they had come to this conclusion we can have a system जहां नॉमिनेशन बेस्ड कंपटीशन हो सकता है। क्या कर सकते हैं? नॉमिनेशन बेस्ड कंपटीशन कर सकते हैं। हम एक ऐसी सिस्टम बना सकते हैं जहां नॉमिनेशन बेस्ड कंपटीशन हो जाए सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इन बेसिस के रूप में इन्होंने नॉमिनेशन बेस्ड कंपटीशन किया। इसमें भी हमें देखने को मिलता है कि लिमिटेड लोग, वो भी इलीट क्लास के लोग ही चुन के आते थे इन द सिविल सर्विसेज, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। तो भी कोई उतना बदलाव नहीं हुआ सर, गेटिंग ऑन। बात आगे चली, 1830, 1840, 1850 तक आते आते बदलाव आने की और शुरुआत हुई। इंग्लैंड में जो न्यू मिडिल क्लास निकल के आया उसने फिर हंगामा किया सर, है ना। बोले किस बात का हंगामा? बोले हमारे छोकरे लोग ने क्या गलती की है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, कैम्ब्रिज से पढ़ के आया, ट्रिनिटी से पढ़ने आया सर, ठीक है ना, फर्स्ट टेम्पल, मिडिल टेम्पल, इनर टेम्पल से पढ़ के आया सर, ठीक है। तो उनको अच्छी जगह के ऊपर तुम रिक्रूट क्यों नहीं कर सकते? पूरा प्रशासन अगर ब्रिटिश सरकार चला रही है तो क्यों कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतनी सत्ता है? तो इंग्लैंड में जो लिबर करने वाला वर्ग था ना, जैसे लिबरल्स कहते थे, ये लिबरल्स ने कंपनी की पॉलिसी के ऊपर प्रश्न उठा दिया और एक ही चीज कही कि भाई कैसे भी हो ये सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट को बदलो। दूसरा, 1850s के दौर में इंडिया से भी प्रेशर आना शुरू हुआ कि भाई हम लोगों को क्यों एक्सक्लूड किया हुआ है, व्हाई वी आर बीइंग एक्सक्लूडेड इन द सिविल सर्विसेज, व्हाई कांट यू इंक्लूड अस इन द सिविल सर्विसेज, है ना, हम लोग को भी चाहिए। तो घुमा फिरा के इंग्लैंड में प्रेशर हुआ। ये प्रेशर का परिणाम था कि सरकार ने एक 2-4 को पकड़ के कमीशन बनाया। ये कमीशन किसी और की अध्यक्षता में नहीं पर अपने दादा की अध्यक्षता में था। इनका नाम था मकौले दादा सर, ठीक है ना, समझे। ये वही मकौले दादा है जिन्होंने एजुकेशन के लिए ऑलरेडी भारत का बंटाधार कर दिया था, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसी ने फाउंडेशन रखा हो तो यही चाचा थे। ये भी लिबर करने वाले में से एक थे, ही वाज आल्सो वन ऑफ द लिबरल्स। और ये लोग चाहते थे कि भारत में सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, जो लिबरल था, इसने कहा कि भाई ओपन कंपटीशन हो, टैलेंटेड लोग आए, मेरिटोरियस लोग आए, स्किल्ड लोग आए जो ब्रिटिश साम्राज्य के एक्सपांशन में हमारी मदद कर पाए सर, ठीक है। सो मकौले वांटेड open competition so that he can acquire good number of talent, good quantity of talent who can thoroughly work for the expansion of British rule in India.
इन बेसिस के रूप में 1853 का चार्टर एक्ट आया, जिसने फाइनली एक्सेप्ट किया कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज को हम लोग ओपन कर देते हैं और एक ओपन कंपटीशन के थ्रू होगा। इसमें इंग्लैंड के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, इंडियंस भी करेंगे। प्रॉब्लम ये था कि इंडियंस के लिए बोला तो गया, पर एग्जाम इंग्लैंड में लेने की बात की गई। इसके लिए इंडियंस ऑटोमेटिकली हम लोग कहेंगे एक्सक्लूड हो गए सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके। तो 1853 it was said that Indians will be allowed, but practically we were still not allowed sir, है ना? Getting on point. और 1853 के चार्टर एक्ट ने बहुत सारी चीजें बदली, इंक्लूडिंग हेलबरी की जो कॉलेज है जहां पे ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट होती थी, वो बंद करवा दिया गया। मकौले कमेटी ने यह भी कहा कि भारत या सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के लिए एक कमीशन की रचना हो। ये कमीशन वी विल सी कि एन्युअली, साल में एक दफा इंग्लैंड में ये परीक्षा को कंडक्ट कराए। अभी तक की पिक्चर क्लियर होगी आपको सर? ठीक है। सो फ्रॉम 1750s टू 1850s, पहले 100 साल के अंदर अभी तो रिक्रूटमेंट को लेके और ट्रेनिंग को लेके ही हंगामा हुआ सर। ठीक है। 1853 के बाद पहली बार ओपन कंपटीशन का कंसेप्ट आया, जो आज की तारीख में हमें सिविल सर्विसेज के अंदर मिल रहा है। पहले तो वो भी नहीं था सर। ठीक है। सो इन द प्रेजेंट डे दैट वी आर एबल टू सी द ओपन कंपटीशन कंसेप्ट, पहले तो वो भी नहीं था, बट दिस वाज द पीरियड जब ये बात हो रही है सर। गेटिंग ऑन? ओके। सो यहां से स्टील फ्रेम की शुरुआत हुई। प्रॉब्लम यह था कि इंडियंस का इमरजेंस अभी भी नहीं है सिविल सर्विसेज में। इंडियंस आर स्टिल नॉट बीइंग अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज। और इंडियंस कब से बौखलाए हुए, बोले कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कुछ हुआ कि ना हुआ, 1857 का रिवॉल्ट हो गया। इसके बाद ये कानून के 4 साल के बाद इमीडिएटली वी विल फाइंड कि द 1857 रिवॉल्ट टुक प्लेस। और जैसा विद्रोह हुआ, अंग्रेजों की पाइप फट के फ्लावर हो गई कि भाई क्या हो गया, भाई लैंड करा दे, भाई क्या हो गया, भाई मार पड़ रही है, इंग्लैंड से सेना भेजो। बोले कैसे हुआ? बोले 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके पीछे का कारण यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए ऊपर गोलू सिविल सर्वेंट्स को और ऑफिशियल्स को पता ही नहीं था कि भारत का जो कॉमन मैन है वो क्या चाहता है। बोले क्यों? क्योंकि बीच में ब्यूरोक्रेसी जो होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल बता रही है, वो ब्यूरोक्रेसी थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि इंडियंस नहीं थे सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके। तो आप समझने की कोशिश करिए। तो 1857 के रिवोल्ट में अंग्रेजों को एक समझ में आया कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी का अभाव है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है कि इंडियन लोगों ने विद्रोह क्यों किया है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की कनेक्टिविटी नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी का काम ही यह है कि अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कॉमन मैन के साथ लिंकअप करवा के दे सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके। उसका जो पूरा रास्ता है वो बना के दे सर। ओके। तो 1857 के रिवॉल्ट ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को हिला दिया। जिस तरह से इसको हिलाया था, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि वी नीड टू गो फॉर अ सिस्टम जहां इंडियंस को ब्यूरोक्रेसी में इंक्लूड किया जाए, और एक ऐसे सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाए जहां हम लोग WEGs का सहारा लेके इंडियंस को कंट्रोल कर पाए। बोले ये कौन थे? बोले वेस्टर्न एजुकेटेड जेंटलमैन, जिनको फॉरेन एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन दे। भारत के अंदर समाज सुधार के नाम के ऊपर इनकी बीवियों को भी थोड़ा बहुत एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि ये भी ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करेगी। जब अपने हस्बैंड ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करेंगे तो इनको भी सोशल रिफॉर्म्स का पुश मिलना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके अंदर ये WGs के थ्रू सिविल सर्विसेज और एजुकेशन और सब कुछ बदलने की शुरुआत हुई सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? तो मैंने एक क्लास लिया था पहले, जहां सोशल रिफॉर्म्स के अंदर मैंने बताया था वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों अंग्रेज स्त्रियों को शिक्षा देने में मानते थे। द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट द मिडिल इंडियन क्लास, है ना, मिडिल क्लास इंडियंस इन सच अ वे दैट वो हम वेस्टर्न एजुकेटेड, वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न कल्चर्स में माने, और पुरुष और स्त्री दोनों सर, है ना। इसके लिए स्त्रियों को भी इन्होंने कहा कि हम वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, सो दैट अगर उसका हस्बैंड ब्यूरोक्रेट हो, IAS हो, ICS हो, उस पीरियड में तो ICS बनता है लेटर पीरियड में, बट उसके साथ खड़ी रहे तो ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि जोड़ी अच्छी लग रही है सर। ठीक है। पर ये सब के सब वेस्टर्न एजुकेटेड जेंटलमैन और वेस्टर्न एजुकेटेड जेंटल वुमेन सर। ठीक है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके। तो इस बेसिस के रूप में ब्यूरोक्रेसी का बदलाव आने की शुरुआत हुई। 1857 के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज हुआ और ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि इंडियंस को अलाउ किया जाना चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, और ये अलाउ करने के लिए इन्होंने कानून पास किया। ये कानून का नाम था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट सर। गेटिंग ऑन पॉइंट? ओके। सो व्हेन द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द इंडिया,
ये क्राउन ने जब टेक ओवर किया ब्रिटेन की रानी ने, लॉर्ड कैनिंग तब भारत का गवर्नर था, इवन विद्रोह हुआ तभी भी लॉर्ड कैनिंग ही था, तब इन्होंने सिविल सर्विस एक्ट पास कराया। देखिए इसके लिए स्पेशल कानून आया। लॉर्ड कैनिंग ने 1861 में कानून एक और पास किया था जिसका नाम था इंडियन काउंसिल्स एक्ट, है ना, अगर आपको याद होगा तो लॉर्ड कैनिंग हैड ऑलरेडी पास्ड इन द ईयर 1861 काउंसिल्स एक्ट, जहां इंडियंस की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई गई थी। ये कैनिंग के कार्यकाल के अंदर ही सिविल सर्विस एक्ट पास हुआ। अरे काहे बे, क्यों इंडियन सिविल? क्योंकि इंडियंस को दिखाना है कि तुम हमारे हो, तुम्हें हम रिक्रूट करेंगे, तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हें हमारे जैसा बनाएंगे, दिखने में तुम भारतीय हो, विचार में पूरा का पूरा अंग्रेज। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन स्लीप इंग्लिश, आई कैन ईट इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज and I have my morals, ethics, taste, culture, everything in the form of English because I will drink English also sir। ठीक है, तो मैं पीना भी इंग्लिश करूंगा सर, सब कुछ इंग्लिश करूंगा, पूरा अंग्रेज बन जाऊंगा सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो एक ऐसी प्रक्रिया चलती है, ये प्रक्रिया के थ्रू बोला जाता है कि भारत के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर इनको अलाउ किया जाएगा, है ना। 7 साल तक भारत में रहे होंगे, वर्नाकुलर लैंग्वेज का इन्होंने टेस्ट देना है, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेगा सर। ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, so the appointment and the recruitment of the civil servants will not be conducted by court of directors, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को 1858 के बाद अबॉलिश कर दिया गया था। अब जो भी है वो सेक्रेटरी स्टेट करता है। ये सेक्रेटरी स्टेट बेसिकली मॉर्ले मिंटो में मॉर्ले था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड में मॉन्टेग्यू हुआ करता था। इस पीरियड में चार्ल्स वुड जैसे लोग आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिलेंगे। मजे की बात ये है कि वी विल फाइंड कि इंडियंस को रिक्रूट तो किया गया पर मिडिल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। मिडिल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये था कि इंडियंस होते थे यहाँ पे सर, ठीक है ना, गेटिंग ओवर। सबसे टॉप लेवल पे खाली और खोली गोरे थे, लोअर लेवल के ऊपर भी इंडियंस थे, मिड में इंग्लिश और इंडियंस दोनों थे, टॉप में खाली और खाली अंग्रेज थे, लोअर में खाली और खाली इंडियंस थे सर। गेटिंग ओवर? तो इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इंडियंस वर कॉल्ड, इंडियंस को बुलाया गया, बोला आओ तुम, कोई बात नहीं सर, ठीक है, पर यहाँ तक, इससे ज्यादा नहीं सर, है ना। गेटिंग ओवर? ये तुम्हारी सीमा है बेटा, तुम्हारी उड़ान यहाँ तक ही है। और बोला गया कि लंदन में एग्जाम आके देनी पड़ेगी सर, ठीक है ना, हम तो एक ही जगह पे एग्जाम सेंटर रखेंगे, ऐसा नहीं यूपीएससी की तरह कि पूरे भारत में घुमा देंगे सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में वी विल कम टू नाउ कि इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाई। भारत के लोगों की टैलेंट देखिए, 1861 में पहले ही एग्जाम जैसे इन्होंने ओपन की, और 1863 में 1863 में एस.एन. टागोर बिकेम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट। मतलब ये तैयारी कैसे कर रहे होंगे, है ना, ये जमींदारी क्लास से बिलोंग करते थे एस.एन. टागोर सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, और इन्होंने 2 साल में एग्जाम क्लियर करवा दी सर। ओके, अब ये क्यों की थी? क्योंकि इंग्लैंड को ऐसा था कि ब्रिटिश सरकार को ऐसा था कि इंडियंस कभी ये एग्जाम में आ ही नहीं पाएंगे। लंदन देख के कौन आएगा एग्जाम देने के लिए? अगर लंदन आ भी गया तो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सिलेबस कर दिया तो एज बाहर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एज फैक्टर को क्या रखा, 22 साल, 21 साल, 1877 में 19 ईयर्स कर दी थी। दिस वाज द मैक्सिमम एज लिमिट, बाय द वे सर, ठीक है ना, दिस वाज नॉट द मिनिमम एज लिमिट। जैसे यूपीएससी आज की तारीख में 32 साल करता है ना सर जनरल कैटेगरी में, ये उस टाइम पे 19 साल थी सर। यू कैन इमेजिन कि अगर 19 साल की मैक्सिमम एज लिमिट हो तो तुम्हें लगता है कि कोई इंडियन पास कर पाएगा सर? गेटिंग माय पॉइंट? अनटिल एंड अनलेस आपने 5 साल की उम्र में या मम्मी के पेट में तैयारी करना शुरू कर दिया हो सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो आप समझिए कि दे एक्सपेक्टेड इंडियंस टू पास दिस एग्जामिनेशन इन सर्टेन वे कि भाई आप इनफैक्ट घर में होंगे तब से आप तैयारी करना शुरू करना तो ही आप कर पाएंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ये एक प्रकार की इनकी डिसबिलीफ थी, ये इनको एक प्रकार की मिथ थी कि इंडियंस नहीं कर पाएंगे, बट इंडियंस डिड इट सर, ठीक है। हमने इतनी भी मैं कहूंगा कि चैलेंजिंग सिचुएशन में हमने इसको क्लियर किया सर, ठीक है। और सिलेबस तो आप देखिए कि पूरा लैटिन हिस्ट्री आता था, वर्ल्ड हिस्ट्री आता था, यूरोप का हिस्ट्री आता था, इंग्लिश आता था, भारत की एक ही लैंग्वेज आती थी संस्कृत, और वर्नाकुलर लैंग्वेज एक आधा वो भी लिमिटेड सर, बाकी सब कुछ बेसिकली वेस्टर्न सेंट्रिक था सर। The main aim was not to recruit Indians, but the main aim was to exclude Indians, क्योंकि एग्जाम भी लंदन में लेना, एग्जाम भी लंदन में लेना, ऊपर से आप देखोगे इंडियंस को एक्सक्लूड कर देना, कैसे भी करके बोलो निकलो यहाँ से, तुम आ ही नहीं पाओगे, 19 साल की उम्र में कैसे आ पाओगे, 17 पे तो तुमने स्कूल भी कंप्लीट ना की हो सर, ठीक है ना, समझे। तो इन सबको आपने इंक्लूड करके सिस्टम बनाने की कोशिश की थी। फर्क ये था कि ये जो सिस्टम इन्होंने लगाई ना 1870s और 1880s में, इंडियंस को समझ में आ गया कि हमें इसकी आवाज खड़ी करनी है, हम नहीं मानेंगे सर, ठीक है। वी विल नॉट एक्सेप्ट योर डोमिनेशन, वी वांट चेंज इन द सिविल सर्विसेज। ओके, तो भारत में पॉलिटिकल सिस्टम्स बन के आई, ऑर्गेनाइजेशंस बन के आए सर, ठीक है ना। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस ने कैसे भी करके, इनफैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करिए कि बदलाव लाने की मांग की सर। ओके, ये बदलाव में एक संस्था थी इंडियन एसोसिएशन।
अगर आपको याद होगा तो। इंडियन एसोसिएशन करके जो संस्था है वो बनाई थी एस एन बनर्जी के द्वारा, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं, सरेंडर नॉट बनर्जी का नाम भी इनको कहा गया है। सरेंडर नॉट क्यों? क्योंकि ये पुष्पा भाव की तरह थे, झुकेगा नहीं अपन सर, ठीक है ना, अंग्रेजों के सामने नहीं झुकेगा। तो इनको एस एन बनर्जी कहते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कभी कभी इनके लिए शब्द यूज होता था इतिहास में, सरेंडर नॉट बनर्जी, है ना, बोले तुम सरेंडर नहीं करोगे पुष्पा भाव, ठीक है ना, राइट हैंड से करता है मुंह करके, ठीक है। Indian Association was one of the first organizations that demanded civil services reforms in India. इसने मांग की कि सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स चाहिए। किस बात के रिफॉर्म चाहिए सर? ठीक है, बोले एज बढ़ाओ और एग्जाम भारत में लेना शुरू करो सर, है ना, समझे। एस एन बनर्जी को डिस्क्वालीफाई किया था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। इनफैक्ट ही वाज आल्सो एबल टू क्लियर द एग्जाम, ओके, बट उनको फाइनल टेस्ट में अंग्रेजों ने फेल करवा दिया। वो तो बायस था, उनका डिस्क्रिमिनेशन था। दे डिड नॉट वांटेड टू इंक्लूड इंडियंस, और करेंगे तो मिडिल लेवल के ऊपर करेंगे। तो 1870s के दौर में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक ही चीज थी कि कैसे भी करके लोचा करके इंडियंस को हटाओ। तो लिटन जब पावर के ऊपर आया तो लिटन ने इसकी उम्र 19 साल करवा दी पहले तो, कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज की, गेटिंग ओपन, ओके। सो अंडर द कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज अगर आपको लंदन में जाके एग्जाम देनी हो तो आपको इसकी उम्र कितनी है? वी विल सी कि दे हैव पुट इट 19 इयर्स। दूसरा, उसमें जो अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज है ना, अनकोवेनेंटेड, याद आया सर, ठीक है, उसको वैसा का वैसा ही रखा। बोला कोई बात नहीं, उसको ऐसा का ऐसा रखो, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। उसने तीसरी सिविल सर्विस चालू की। एक थी कोवेनेंटेड, जहां टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी, ऊपर के लोग आते थे, क्रीम, उसमें इंडियंस आने शुरू हो गए, एस एन टागोर सबसे पहले बने। दूसरी थी अनकोवेनेंटेड, जो सबसे लोअर लेवल है ना, जहां छोटे मोटे चिटभैया इंडियंस आ जाते थे, वो 1820-30 में आना शुरू हो गए थे। लिटन ने तीसरी बनाई, नाम क्या दिया? स्टैच्यूटरी। क्या दिया? स्टैच्यूटरी। बोले ये क्या है? बोले टोटल जितनी भी सीट्स है ना कोवेनेंटेड के अंदर, उसमें से कुछ सीट्स को मैं स्टैच्यूटरी सिविल सर्विसेज से लाऊंगा। प्रॉब्लम क्या होता था कि अनकोवेनेंटेड सिविल सर्वेंट्स कोवेनेंटेड में कभी प्रमोशन से जा ही नहीं सकते थे। इनकी सिस्टम ही ऐसी थी कि बेटा तुम्हारी मंजिल है ना चपरासी से लेके क्लर्क तक ही बनेगी। यू विल बी रिक्रूटेड एज अ चपरासी, छोटे, वहां से क्लर्क बनोगे, बस खत्म हो गई। ये लोग कभी यहां नहीं जाते थे। कोवेनेंटेड में इंडियंस आते थे पर वो गिन के एक आध मिल जाएगा 5-10 साल के अंदर, बोले एक निकला समझे, 10 साल पहले गांव से निकला था, बस खत्म। वो लंदन जाके जाना कौन देता था? लंदन चले भी गए तो कहीं और बहक जाते थे सर, ठीक है। दिल्ली जाके लोग हौस खास चले जाते और सीपी पे घूमते रहते, वही कहानी आपको मिलती है, ठीक है। तो वहां पे भी यही प्रॉब्लम था, बेचारे गए भी सही लंदन तो कहीं और दूसरे रास्ते पे गाड़ी मुड़ जाती थी सर, ठीक है। तो इन सब के चक्कर में वी विल कम टू नो कि ये जो पूरी सिस्टम निकल के आई सर ओके सिविल सर्वेंट्स में, उसमें लिटन ने गेम की। लिटन वाज लाइक कि देखो अपन है ना, यहाँ तो इंडियंस आ नहीं रहे, 19 साल की उम्र कर दी है मैंने, बोले कुछ ऐसे लोगों को इंक्लूड कर दे जो मिडिल लेवल पे आए। उसने एक सिस्टम बनाई, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। बोले जितनी भी सिविल सर्वेंट्स की पोजीशन है ना कोवेनेंटेड में, उनमें से कुछ लोगों को मैं रिक्रूट करूंगा इंडिया से। बोले कैसे करूंगा? कि ऐसे लोग जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जमींदारी सिस्टम से बिलोंग करते हैं, नोबिलिटी से बिलोंग करते हैं, लैंडलॉर्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, टैक्स पेयर्स है, बिजनेसमैन है, इनके छोकरे लोगों को मैं नॉमिनेट करके सिविल सर्विसेज में डाल दूंगा। उनमें से कुछ को प्रमोट करके कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में डाल दूंगा। अरे क्या यार, ये तो कोई बात होती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। आईसीएस के अंदर जो कोवेनेंटेड सर्वेंट्स थे उनमें लंदन जाके नहीं लेगा, यहां से रिक्रूट करेगा और इन लोगों को रिक्रूट करेगा कि इनको भविष्य में हायर पोजीशंस के अंदर अपॉइंट किया जाए। अब ये कौन होंगे? नॉमिनेटेड लोग, सरकारी लोग होंगे। ये कौन होंगे? दरबारी लोग होंगे। तो इंडियंस के अंदर ही ये सब चीजें क्यों करवाई गई और 1877 1878 में ये सिस्टम क्यों लागू की गई? क्योंकि कारण है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन बन के आया था, और वही इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था, जिसने मांग की थी कि सिविल सर्विसेज को ओपन किया जाए, भारत में परीक्षा ली जाए, भारतीयों को सीधा रिक्रूटमेंट कोवेनेंटेड में मिलना चाहिए। तो बोले तोड़ो इनको, लॉयलिस्ट को साथ में लेके आओ, जमींदारों को साथ में लेके आओ सर, ठीक है। ये जमींदार के छोकरे लोग सिविल सर्वेंट इंडिया में बनेंगे, अपने लिए काम करेंगे, अपना एक्सपांशन भी करेंगे, अपनी दुकान भी चलाएंगे सर, ठीक है। इंटेंशन तो इनका यही था ना कि दे वांटेड टू रिक्रूट इंडियंस इन दिस स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज सो दैट इनकी दुकान भी चल जाए भविष्य के अंदर सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने ये सिस्टम चलाई सर, है ना, ये लिटन के समय पे हुई। अब भारतीय बौखला गए, इंडियंस कह रहे हैं कि भाई हमको तो रिफॉर्म चाहिए सर, ठीक है, ये कब तक चलेगा सर, है ना।
तो रिफॉर्म्स के चक्कर में रिपन का एडमिनिस्ट्रेशन आया, वही रिपन जिसने लिटन के बाद भारत में गवर्नर सिस्टम उसने चलाई थी सर, ठीक है। तो रिपन को समझ में आया कि यार मिडिल क्लास को अगर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लाएंगे तो विद्रोह हो जाएगा। मिडिल क्लास भारत का बहुत ही जागरूक है, पढ़ा लिखा है, समझदार समाज है, उसको नहीं लाएंगे तो विद्रोह होने की शक्यता है। और ये स्टैट्यूटरी बैचुटरी नहीं, इंग्लैंड की जगह भारत में भी एग्जाम होनी चाहिए, दोनों जगह पे साइमल्टेनियस होनी चाहिए। हम लोगों की मांग एक बड़ी मात्रा में थी एसएन बनर्जी की, भाई साइमल्टेनियस एग्जाम करो। व्हाट डू मीन बाय साइमल्टेनियस एग्जाम? एक ऐसी एग्जाम जो इंग्लैंड और भारत दोनों जगह पे हो रही हो सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इन प्रक्रिया के ऊपर से बेस्ड ऑन दिस सिस्टम वी विल कम टू नो कि इसने इंडियंस को इंक्लूड करने के लिए बड़ा हंगामा किया, उसने सरकार की तरफ रिपोर्ट भी भेज दिया। पर इंग्लैंड के अंदर की जो यूरोपियन ब्यूरोक्रेसी थी वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी रिपन के प्रपोजल्स को। रिपन ऑलरेडी मार खाया हुआ था इल्बर्ट बिल के अंदर। इल्बर्ट बिल जुडिशरी का बिल था जिसमें इंडियंस को पावर देने की बात की गई थी, ऑलरेडी उसका सॉलिड विरोध हुआ था। तो रिपन ने जैसे ही सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की मांग की, उसके बिल को ठुकरा दिया गया सर, है ना। बोले ये नहीं चलेगा भाई तुम्हारा ये सब चीजें सर, तुम ऑलरेडी जुडिशरी में हंगामा करके बैठे हुए हो। तो रिपन वांटेड टू मेक श्योर बट ही वाज रिप्ड अपार्ट। अपनी ही ब्यूरोक्रेसी ने उसको हटवा दिया, बोले बेकार है सर, ठीक है ना, हम किसी के साथ पावर शेयर नहीं करेंगे। जिसकी रिक्रूटमेंट या जिनको हम रूल कर रहे हैं वो हमारे साथ कैसे पावर शेयर कर सकते हैं? वी आर रूलिंग दैट सोसाइटी, हाउ कैन दे शेयर पावर विथ अस? समझे कि नहीं समझे? होता है ना सर। हाँ, आप मालिक हो और आपका नौकर आपके साथ एक ही टेबल के ऊपर खाने की शुरुआत करेगा तो आपको पसंद आएगा सर, ठीक है। तो रिपन के समय पे इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि अपने मोनोपोली ऑफ पावर को बचा के रखे, उसको लेजिटिमाइज करे और अपना डोमिनेशन बना के रखे। सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स उसके बावजूद भी नहीं हुए, बट एक चीज अच्छी हुई कि बिकॉज इंडियंस वर अलाउड टू एंटर इनटू सिविल सर्विसेज इन इंग्लैंड, और हमने जब इंग्लैंड जाके एग्जाम देने शुरू की तो एक साइड के ऊपर इंडियंस की संख्या 1-2% आनी शुरू हो गई। 1-2 मतलब हर 2-4 साल में एक आध छोकरा निकल जाता था, उन्होंने क्लियर किया, उनके किया, अच्छा घोष बाबू के लड़के ने क्लियर किया, वैसी सब कहानी चलेगी। वैसे शर्मा जी का लड़का चलता है ना, वैसे वहां पे उस टाइम पे घोष चलते थे, बैनर्जी घोष, नवरोजी, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट। शर्मा जी उस टाइम पे थे नहीं बेचारे, शर्मा जी अभी आर्य समाज में रिफॉर्म कर रहे हैं सर, है ना। तो बंगाली और वीएलसी की पारसी, ये दो ही कम्युनिटी थी जो सबसे ज्यादा एनलाइटन हुई थी 1880s 1890s में। तो उनके सब संतान थे वो इंग्लैंड जाके पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू कर रहे थे सर, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। खैर, तो एक साइड के ऊपर ये हुआ। अब भारतीय लोगों ने प्रेशर डालना शुरू किया, तो सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था आइचिसन कमीशन, याद रखना सर, ठीक है। ये आइचिसन कमीशन ने स्वीकारा कि ये जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज है उसको हटा दो, ये स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को हटा दो। बोले क्या करो? बोले उसकी जगह भारत के अंदर एक प्रॉपर सिविल सर्विसेज कमीशन ये इंग्लैंड में बनाओ जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट हो, और ये जो अनकॉवनेंटेड सिविल सर्विसेज जिसे कहते हो ना, अनकॉवनेंटेड सिविल सर्विसेज, उसको पीसीएस के अंदर कन्वर्ट कर दो, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। बोले ऊ का? बोले ऊपर आईसीएस बैठेगा, वो कलेक्टर हुआ, बोले उसके नीचे बोले डिप्टी कलेक्टर, बोले वो कौन? बोले पीसीएस वाला सर, ठीक है। वो क्या करेगा? बोले 10 रुपए आईएएस कलेक्ट करके देगा तो 2 रुपया वो भी कलेक्ट करेगा, वो अपने ही लोगों के ऊपर लाठी मारेगा सर, ठीक है। तो वो आईसीएस के नीचे एक पीसीएस की रचना किसने करवाई? आइचिसन कमीशन ने सर, ठीक है। और इस बेसिस के रूप में आइचिसन कमीशन ने कहा कि भाई परीक्षा तो खाली और खाली इंग्लैंड में होनी चाहिए, वो भारत में नहीं हो सकती सर, ठीक है ना। साइमल्टेनियस एग्जाम तो कभी नहीं हो सकती। यूपीएससी आज की तारीख के अंदर साइमल्टेनियस एग्जाम लेती है पूरे भारत में एक ही टाइम पे एक ही जगह के ऊपर या अलग अलग जगहों के ऊपर। वी विल सी कि आपको सेम क्वेश्चन पेपर मिलेगा सर, ठीक है। आइचिसन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, ये रिकमेंडेशन के बेसिस के रूप में हमें ये देखने को मिला 1892 के समय पे भारत के अंदर कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज को ऑफिशियली कहा गया कि हम लोग आईसीएस कहेंगे। अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज जो बहुत पहले से सबऑर्डिनेटेड सर्विसेज थी उसको कहा गया कि इसको पीसीएस कह देंगे सर, है ना, ये प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। समझे नहीं समझे? स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को खत्म कर दिया गया और कहा कि भविष्य में 2-4 पीसीएस को पकड़ के आईसीएस बना देंगे, उनकी भी लॉयल्टी रहेगी, अपनी भी पीपुली रहेगी, मौज मौज सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो कहानी ये है कि आफ्टर दिस रिकमेंडेशन ऑफ आइचिसन कमीशन, बाय द वे आइचिसन कमीशन किसके समय पे आया था याद रखना? डफरिन के समय पे आया था, यहाँ लिखा नहीं,
बट हाँ ये डफरिन एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है सर, ठीक है। सो इट केम इन द टेन्योर ऑफ डफरिन, है ना, आपको पूछा जा सकता है पीटी के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर, कि भाई ये कौन सा कमीशन कहाँ से निकल के आया सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो कहानी ये है कि चीजें बदली, समय आगे चला सर, है ना, भारतीय सिविल सर्विसेज के अंदर अब और बदलाव होगा। तो 1900s तक आते आते क्या भारतीयों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सो फ्रॉम 1900s टू 1910, 1920, more and more number of Indians will be involved in the civil services, और उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, दो चार और आएंगे सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में ठीक ठाक लोग सिविल सर्विसेज में आने की शुरुआत करते हैं। जैसे एस.एन. टागोर साहब तो सबसे पहले थे, बनर्जी साहब ने किया पर उनको फिर रिजेक्ट करवा दिया गया। आर.सी. दत्त, अगर आपको पता होगा कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इन्होंने एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी सिविल सर्वेंट थे। मेरे पीछे आप जिनका नाम देख रहे हो, महर्षि अरविंद औरबिंदो, इन्होंने सिविल सर्विसेज की एग्जाम क्लियर की थी पर फाइनल एग्जाम देने नहीं गए, बोले नहीं देना सर, है ना, इंटरव्यू नहीं देते, मतलब उन्होंने वी विल सी की फिजिकल थी, एक घोड़े चलाने की एग्जाम थी, वो नहीं दी, घुड़सवारी की, बोले मेरे को घोड़े की एग्जाम नहीं देनी सर, ठीक है ना, समझो, मेरे को कुछ और करना है, ही वाज वेरी हार्डकोर नेशनलिस्ट, ओके। सो ही डिडंट जॉइन द सर्विसेज, ओके, प्रोबेशन खत्म नहीं किया। कहानी ये है कि इंडियंस की संख्या बढ़ती है। प्रॉब्लम ये था कि इंडियंस को कहीं पे भी प्रमोशन नहीं मिलता था और हमेशा ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ता था, हमेशा ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा है। तो जो गए उनको भी अपमान था, जो जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी कैसे भी करके डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और कंटिन्यूअसली एक ऐसा माहौल बनाया गया, अगर कोई चला भी गया तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। एक चट्टी करके आईसीएस हुआ करते थे, 1881 बैच के थे, 80 या 81 के बैच के, उन्होंने सुसाइड कर दिया था सर, है ना, शायद यहाँ स्लाइड में मैंने उनका नाम डाला हुआ है सर, ठीक है। His name was पुलिकत रत्नावेलु चेट्टी, ये मद्रास से बिलोंग करते थे। He was the first civil servant official from मद्रास, मद्रास से पहली बार किसी ने आईसीएस क्लियर किया था। He committed suicide, he shot dead himself. Why he shot dead himself पता है आपको? Because when he went to the civil services, he had very high expectation कि अब मैं आईसीएस का पार्ट हूं, मुझे ब्रिटिश अपना जैसा ट्रीट करेंगे, और वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में चला तो गया पर ब्रिटिश ने उनको स्वीकारा नहीं, और वो अपनों से अलग हो गया। सो ही बिकेम काइंड ऑफ अलूफ फ्रॉम द पीपल, बिकॉज वो आईसीएस बन गए थे। होता है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत लोग, क्योंकि दे लूज द टच विद द ग्राउंड, दे आर नॉट एबल टू एंटर, वो बीच में फंस गए थे। तो इनकी हालत ऐसी थी ना, अंग्रेज इनको बुलाते थे, इंडियंस के साथ राब्ता होता था पर बिकॉज अधिकारी थे तो एक हद से ज्यादा राब्ता हो नहीं पाया सर, ओके। इतनी खराब ह्यूमिलिएशन और इनको रेसिज्म झेलनी पड़ी, तो ही शॉट हिमसेल्फ। एक आईसीएस अधिकारी अपने आप को गोली मार रहा है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साहब, ठीक है ना, समझे, he actually felt, he went through so much of pain, he shot himself सर, है ना। कभी इनका नाम गूगल करेगा, पुलिकत रत्नावेलु चेट्टी, इनका नाम लिखा है शशि थरूर साहब ने द एरा ऑफ डार्कनेस में, एरा ऑफ डार्कनेस में उन्होंने इसका एक पासिंग मेंशन किया है चेट्टी साहब का, कि इनकी क्या हालत हुआ करती थी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो 1900 तक आते आते वी विल सी कि इंडिया में अभी भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सर, ठीक है। प्रॉब्लम किस बात के है? तो एग्जाम अभी भी भारत में नहीं ली जा रही है, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इंडियन चिल्ला चिल्ला के थक गए पर उनको अभी भी जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एक मांग थी, रिफॉर्म्स करो, एज बढ़ाओ, एग्जाम भारत में लो। 1912 तक आते आते स्वदेशी मूवमेंट खत्म हुआ, गांधी जी आने की शुरुआत कर रहे थे, उसके पहले सुपीरियर सिविल सर्विसेज के लिए कमीशन आया जिसका नाम था आइलिंगटन कमीशन, नाम याद रखना। इसने पहली बार स्वीकारा कि भारत में साइमल्टेनियस एग्जाम हो सकती है, करवानी चाहिए। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से कमीशन ने भारत के अंदर साइमल्टेनियस एग्जाम की मांग को स्वीकारा? ये आइलिंगटन कमीशन था। ये आइलिंगटन कमीशन का जब रिपोर्ट आया तो भारत के लोगों ने डंडेरा पिटवा दिया ब्यूरोक्रेसी के एक्सपीरियंस ने, बोले अब लंदन जाने की जरूरत नहीं है, तेरा भाई तैयारी करेगा इंडिया से ही, है ना। लक्ष्मीकांत बख्शीकांत स्पेक्ट्रम खोलनी शुरू कर दी लोगों ने। बोले कब ली जाएगी, नोटिफिकेशन आया? बोले नहीं आया। बोले आया? बोले मई में, फरवरी आ गया, आया? बोले नहीं, अगले साल का फरवरी आया, नहीं आया सर, ठीक। भाई डिक्लेरेशन करने के बाद भूल गए अंग्रेज। अब जब हमने पूछा कि भाई क्यों एग्जाम नहीं ले रहे हो भारत के अंदर, बोले वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर हो गया तो भाई इट्स इमरजेंसी है, वी कैन नॉट टेक एनी कंडक्ट एनी एग्जामिनेशन, मतलब वी विल फाइंड कि यहाँ पे भी यही कांड है ना, एक्सक्लूजन के लिए आप कुछ भी करके मना कर दो। 1914 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। सो विद द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर they decided कि what is the point of conducting examination sir, getting my point, okay। तो 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर रहा। 1919 में इन्होंने पहली बार
स्वीकारा कि चलो एग्जाम लेते हैं। तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे, तब इन्होंने कहा था कि भारत में एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे और ये स्टैट्यूटरी कमीशन के थ्रू भारत में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अब बात किस बात की हुई थी कि साइमल्टेनियस एग्जाम हो। किस बात की हुई थी? इंग्लैंड में भारत में सेम टाइम के ऊपर एग्जाम होनी चाहिए, सेम दिन, जगह भले अलग अलग हो, आज की तारीख में यूपीएससी में होता है ना वैसा। इन्होंने क्या किया 1922 में पहली बार, बोले साइमल्टेनियस एग्जाम तो पॉसिबल नहीं है, हम सेपरेट एग्जाम शुरू करते हैं। एक दिन इंग्लैंड में लेंगे, थोड़े टाइम के बाद भारत में ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जब सेपरेट एग्जाम लेंगे उसका मतलब क्या है? व्हाट विल इट हैपन सर, व्हाट विल इट लीड टू सर? जब आप सेपरेट एग्जाम लोगे तो इंग्लैंड का पेपर और भारत का पेपर सेम होगा कि अलग अलग होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ द सेपरेट एग्जाम्स आर बीइंग कंडक्टेड, डू यू थिंक दैट द पेपर विल बी सेम? ये एसएससी के जैसा है कि नहीं है? एसएससी वाला क्या करता है सर, बीच में एसएससी को लेकर बड़ा हंगामा हो रहा था स्टूडेंट्स का, बोले नॉर्थ जोन के लिए अलग पेपर, साउथ के लिए अलग पेपर, वेस्ट के लिए और ईस्ट के लिए अलग पेपर, और सब, क्योंकि ये 15-20 लाख लोग एसएससी का एग्जाम देता है तो कभी भी सेम नहीं होगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कहानी है सर। चलो एसएससी का तो लॉजिस्टिक इशू है, इनमें अंग्रेजों के कहाँ लॉजिस्टिक इशू था? वेयर दे हैड लॉजिस्टिक इशू ऑफ कंडक्टिंग 2 सेपरेट एग्जाम, पर जानबूझ के किया गया। वहां का पेपर इजी होगा, यहाँ का पेपर कैसा होगा? एकदम पहला एग्जाम दिया गया इलाहाबाद में सर, है ना, समझे? ये फर्स्ट सेंटर था, इसके लिए लोग तैयारी करने के लिए तब से इलाहाबाद जाना शुरू कर रहे थे सर। ठीक है, इलाहाबाद, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर तो बाद में बना बाबू। इलाहाबाद सेंटर के रूप में क्यों बना था, उसके पीछे का कारण ये था कि पहली एग्जाम सेंटर ही इलाहाबाद थी सर। समझे कि नहीं समझे? एडिंग ऑफ पॉइंट। ओके, वही इलाहाबाद, वही प्रयागराज सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? अब तो प्रयागराज हो गया है ना सर। ओके, जहाँ गाड़ियां पलटती है सर, है ना, समझे? एक से एक घटनाएं बनती रहती है सर। अब तो बहुत चीजों के लिए अब तो याद किया जाता है सर। खैर, तो वी विल फाइंड कि ये प्रयागराज की कहानी आपको मिलती है, एंड वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में यहाँ से इशू होने की शुरुआत हुई। अब बात आगे चली। अब अंग्रेजों को वी विल सी कि एक चीज का डर था कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस को रिक्रूट करेंगे तो प्रॉब्लम था ना सर। ओके, तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो आईसीएस को स्टील फ्रेम के रूप में देखते हैं कि वही इंडियंस आएंगे जो हमारे लॉयल लोग हो। ये ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था जॉर्ज लॉयड, हाँ बाय द वे, जॉर्ज लॉयड वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इसने एक स्पीच दी थी जहां उसने कहा था कि हम तो आईसीएस को स्टील फ्रेम के रूप में मानते हैं। ये क्लास का टाइटल भी हमने इसी के ऊपर तो डाला हुआ है सर। ठीक है ना, कि जॉर्ज लॉयड की कहानी क्या है सर। 1920-1930 के दौर में अब रिक्रूटमेंट के लिए हंगामा होगा, क्योंकि 1920 में भी हार्डली 5% ऑफ इंडियंस वर एक्चुअली द इंडियन ऑफिशियल्स जो इंडियन ओरिजिन के थे। बाकी आईसीएस के अंदर इस पीरियड में भी विदेशी लोग ही थे। 95% आईसीएस वर फॉरेन ऑफिशियल्स। तो आप देखिए कि अभी भी हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि विदेशी लोग ही डोमिनेट कर रहे हैं। भारतीयों ने हंगामा किया, हंगामा करते करते 1920-1930 के ट्रांजिशन के अंदर वी विल फाइंड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 हुआ। उसमें बोला गया था कि भारत के अंदर हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन की रचना करेंगे, पर क्या हुआ नहीं। 1922 के अंदर जब 1920 से 1922 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ और नॉन कॉपरेशन के बाद तुरंत स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, तो स्वराज पार्टी ने ये आवाज उठाई कि भाई तुमने हम लोगों को कहा था कि तुम सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म करोगे। मोतीलाल नेहरू, अगर आपको याद होगी, तो स्वराज पार्टी के लीडर थे, और उन सब के प्रेशर के कारण, नेशनलिस्ट लोगों के प्रेशर के कारण सरकार ने कमीशन बनाया जिसका नाम था ली कमीशन। ये ली कमीशन को सुपीरियर सिविल सर्विसेज कमीशन के रूप में भी पहचानते हैं। इसने फाइनली रिकमेंडेशन दिया कि यस वी नीड टू हैव अ पब्लिक सर्विस कमीशन बैक्ड बाय अ स्टैट्यूटरी एक्ट, है ना। ये पीएससी बनना चाहिए जो कानूनी रूप से हो। यही यूपीएससी बन के आया सर। ठीक है, इसी की ही स्थापना 1 अक्टूबर 1926 के दिन हुई। यही आपका यूपीएससी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया सर। गेटिंग पॉइंट। ओके, प्लान तो ये था कि 2000 या 1952 तक आते आते भारत में 50% से ज्यादा लोग जो है वो सिविल सर्वेंट्स के रूप में इंडियन ओरिजिन के हो जाए। 1952 में ब्रिटेन ने हमको समझाया था कि हमारा प्लान ये है कि 1926 से 1952 तक वी विल हैव 50% ऑफ इंडियनाइजेशन इन सिविल सर्विसेज एंड आर्मी एंड अदर इंस्टीट्यूट। मतलब इनका प्लान ऐसा था कि इंडियंस को 50% से ज्यादा सिविल सर्वेंट्स में नहीं लाएंगे सर। अभी भी देखिए कितना एक्सक्लूजन वाला प्लान था सर। ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, और कहानी हमें ये देखने को मिलती है कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के बेसिस के रूप में हमें यहाँ देखने को मिला कि सिविल सर्विसेज की जो है वो स्टोरी आगे चलती है सर। गेटिंग पॉइंट। ओके,
बात आगे गई 1930 के दौर में इंडियंस की अभी भी इंक्लूडमेंट है नहीं सर, ठीक है। अब इंडियंस नेशनलिस्ट होने शुरू हो गए थे। अब देखिए कि सिविल सर्विसेज की कैरेक्टर बदलनी शुरू हो गई 1920 के बाद। 1920 के पहले इंडियंस थे नहीं सर, राइट और रॉन्ग। 1920 के बाद इंडियंस की संख्या बढ़ेगी। अब जैसे जैसे इंडियंस आएंगे वैसे वैसे सिविल सर्विसेज की कैरेक्टर भी बदलेगी। आप देखिए कि 1850 से 1900 तक या 1750 से 1900 तक इंडियंस की रिक्रूटमेंट थी नहीं, तो बेसिकली जो सिविल सर्विसेज थी वो कैसी थी, वो डेस्पोटिक थी, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक डेस्पोटिज्म, वही सब कुछ चला रहे थे, वही भगवान बन गए थे। पर 1920s के बाद वी विल फाइंड कि सिविल सर्विसेज के अंदर एक नया जोर आने की शुरुआत हुई। नया जोर और नया जोश इस बात के ऊपर था, तो इनमें से कुछ कुछ सिविल सर्वेंट तो रिजाइन करके आ गए। मेरे पीछे जिनका आप चेहरा देख रहे हो, सुभाष चंद्र बोस, ये चौथा रैंक लेने के बाद भी रिजाइन करके गए सर। 175 मार्क का पेपर तो इनका छूट गया था, है ना। एंड व्हेन ही रिजाइन फ्रॉम हिज सर्विसेज, ही रोट अ लेटर टू हिज ब्रदर कि आई कैन नॉट रिप्रेजेंट अ एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज बचरिंग माय ओन पीपल। मैं एक ऐसे प्रशासन को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ जो मेरे लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहा हो सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब सिविल सर्विसेज का विचार बदल गया था, इंडियंस बढ़ गए थे, इसको कहते हैं इंडियनाइजेशन सर। ये इंडियनाइजेशन क्यों बढ़ा था, क्योंकि अब धीरे 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 एग्जाम भारत में लेने की शुरुआत हुई, इलाहाबाद की जगह और भी सेंटर्स बनने की शुरुआत हुई। अब धीरे 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 इंडियंस ब्यूरोक्रेसी में जा रहे थे, तो दे वर गेटिंग अवेयर, और ब्रिटिश को भी समझ में आ रहा था कि अब जिस तरह से इंडियनाइजेशन हो रहा है, अब ये पुरानी जैसी सिस्टम नहीं चलेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और 1935 तक आते आते इन्होंने जिस प्रकार की सिस्टम क्रिएट की, एक फेडरेशन प्रपोज किया, कहा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, सिविल सर्विसेज के अंदर बहुत फंडामेंटल रिफॉर्म्स को इन्होंने इनिशिएट करने की शुरुआत करवाई सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। इस बेसिस के रूप में 1937 तक आते आते भारत के अंदर एक ऐसी सिस्टम क्रिएट हुई जहां सिविल सर्वेंट को समझ में आ गया था कि बेटा अब हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, अपने अंदर भी और संस्थाओं के अंदर भी। आईसीएस जो अभी तक देश चला रहे थे, जो गोरे लोग हुआ करते थे, उसमें अब 30-40% लोग इंडियंस आ चुके हैं। ये वो इंडियंस थे जो थोड़े नेशनलिज्म से फेवर में थे, ये वो इंडियंस थे जिनको अब समझ में आ रहा था कि हमारी एक हद से ज्यादा सरकार में तो चलेगी, बट ग्रेजुअली हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से चलेगी नहीं, और यहाँ पे कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि दिस वाज आल्सो द पीरियड जब आईसीएस के अंदर बदलाव आने की शुरुआत हुई। और ये बदलाव इस तरह से था कि 1937 में कांग्रेस ने सरकारें बनाई, ये कांग्रेस ने सरकारें बनाई, तो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो पूरा कैरेक्टर बदलने की शुरुआत हो गई, क्योंकि कल तक आईसीएस अपने आप को बाप मानता था, उनके ऊपर एक बड़ा बाप आ गया जो पब्लिक के द्वारा चुन के आया सर। क्योंकि कांग्रेस ने 7 या 9 राज्यों में सरकारें बनाई थी, 7+2, और ये जो पूरी की पूरी सिस्टम बनाई, इसमें पब्लिक ने वोटिंग करके इनको सत्ता में डाला था। कल तक इनको ये लग रहा था कि भाई ये खादी पहने हुए सामान्य जनमानस के लोग जो है ये हमारे ऊपर क्या कर पाएंगे, तो वी विल फाइंड कि यही लोग अब मालिक बन गए। ग्रेजुअली इंडियंस की संख्या बढ़ती है और 1941 तक आते आते वी विल कम टू नो कि इंडियंस ने अंग्रेजों को आउट नंबर कर दिया, और आईसीएस में 50% से ज्यादा इंडियंस की डोमिनेशन आ जाती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। और इसके बाद भारत के अंदर जब संविधान बना, तो हमने एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से पास हुआ था, इसको हटा के उसकी जगह यूपीएससी बनाया, और बाबा साहेब आम्बेडकर और साथों साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने कहा कि हमें आईसीएस की जगह आईएएस करना चाहिए और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना चाहिए सर, ठीक है। तो 1947 तक आते आते भारत के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर एक नए दौर की शुरुआत हुई सर। नया दौर किस प्रकार का था, तो ये वो दौर था जहां अब चर्चा चल रही थी कि आईसीएस का क्या करना चाहिए। एक आईसीएस अधिकारी जो हजारों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कंट्रोल करता था, जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहा था, जो रेवेन्यू का काम कर रहा था, जो लैंड की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार कर रहा था, जो जज के रूप में काम कर रहा था, जो कभी मिनिस्टरियल ऑफिस के अंदर काम कर रहा था, इतने सारे इसके वर्किंग थे जहां बात मत करो। तो भारतीय संवैधानिक सभा और भारत के पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात की होती है कि ये आईसीएस को क्या करना चाहिए, आईसीएस को रखना चाहिए या हटा देना चाहिए।
बाबा साहेब आम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, इन सब का मानना था कि इसको रखना चाहिए, पर गांधी और नेहरू जैसे लीडर्स का ये भी मानना था कि अगर हमने ये आईसीएस को रखा तो ये बड़े इनसेंसिटिव लोग हैं, ये एक ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा ही पैसा मिलता था, ये ज्यादातर इसमें भी ब्रिटिश लोग थे, और इनको हटा के एक नई सिस्टम करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि इसको हटा के आईएएस बनाते हैं, पर सिस्टम वैसी की वैसी रखेंगे, इसका कैरेक्टर बदल देंगे सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया, वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में। किस बात का संघर्ष हो गया? जहां नेहरू जी का यह मानना था कि ये आईसीएस जैसे सिस्टम बेकार है, इसको पूरी तरह से डिसमेंटल कर देनी चाहिए। वल्लभ भाई कहते हैं कि भाई देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देके इनकी ऑटोनॉमी और इनको इंडिपेंडेंस कीजिए और इनकी अकाउंटेबिलिटी सेटअप करिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। नेहरू का यह मानना था कि ये बड़ी एज ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, ये भारत को बदलाव में नहीं लाएगी, ऊपर से भारत को रोक देगी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। इसको हटा के एक और नई सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। तो नेहरू और पटेल जी के बीच में बड़ी डिस्कशंस हुई और बड़ी लड़ाइयां भी हो गई, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, जहां पटेल ने एक बार नेहरू को कह दिया कि चलो हटा देते हैं, तुम्हारे पास इसका अल्टरनेटिव है कोई? लेट अस रिमूव दिस सिस्टम, लेट अस स्क्रैप दिस सिस्टम, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन टू द सेम? अरे भाई सॉल्यूशन तो था नहीं सर, ठीक है ना, समझे? तो नेहरू की आलोचना इसके ऊपर ठीक थी, नेहरू का मानना बड़ा ठीक था कि ये बड़ी एक्सप्लोटेटिव संस्था है, ये कॉलोनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, सीक्रेसी बड़ी मानती है, करप्शन भी हो रहा था इसके अंदर सर, गेटिंग ओपन, ओके। इसके अंदर कोई भी प्रकार का कंपैशन नहीं है सर, ठीक है। बट रियलिटी ये है कि डू वी हैव एनी अदर अल्टरनेटिव? पटेल ने कहा कि डिसमेंटलिंग ऑल टुगेदर द इंस्टीट्यूशन, डू रियलाइज दिस पार्ट की इसकी इंपैक्ट क्या होगी? तो पटेल वॉज एडमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी तो बनी ही थी, तब से ही पटेल ने कहा कि मैं आईसीएस का कैरेक्टर बदल दूंगा। साहब भारत का संविधान नहीं बना था उसके पहले आप देखोगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिक्लेयर किया कि भाई मैं इसको चलाऊंगा सर, ठीक है। और वो कहते हैं कि आईसीएस को आईएएस के अंदर कन्वर्ट करके इसको मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगा, क्योंकि भारत के हाथ में अब सत्ता आ चुकी है। अब ये आईसीएस नहीं, अब ये आईएएस कहलाए जाएंगे। अब हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, अब ब्रिटिश डिसाइड नहीं करने वाले, हम रिक्रूट करने वाले हैं, हम उनको कंट्रोल करेंगे, हम उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे। तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हें डर इस बात का है कि ये फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर बनेंगे? नहीं हो सकता है सर, ठीक है। इनको आज नहीं तो कल नेशनल सर्विस स्वीकारनी पड़ेगी। अब ये नेशनल कंट्रोल के अंदर है, अब यहाँ इंडियंस इसको चलाने वाले हैं, तो व्हाई यू आर फियरिंग मिस्टर नेहरू? नेहरू जी को पटेल ने ये समझाया कि देखिए ये आवश्यकता नहीं है कि हम लोग इसको अभी पूरी तरह से स्क्रैप कर दे, क्योंकि स्क्रैप करने के बाद हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमें इसको बदलने की हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। इससे अच्छा इट्स बेटर लेट अस कंटिन्यू दिस पार्ट। और वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 के दिन मेटकॉल्फ हाउस के अंदर एक स्पीच दी सर, ठीक है। मेटकॉल्फ हाउस बेसिकली ये जगह है जहां पे इनका ट्रेनिंग होता था सिविल सर्वेंट्स का सर, ठीक है। ये स्पीच के अंदर वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस किया। अभी तो भारत का संविधान भी नहीं बना है सर, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करिए कि दिस वाज आल्सो द पीरियड वेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट बीन ड्राफ्टेड सर, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब बनेगा सर, ठीक है। तुम अपना काम शुरू कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें क्या करना है इस देश के लिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वल्लभ भाई पटेल ने स्पीच दी सर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच है सर, मैं आपको जूम इन करके पढ़ा रहा हूँ सर, ठीक है ना, समझे। और जूम करूंगा तो होपफुली आपको दिखेगा सर, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल ने ये पहली स्पीच दी थी 21 अप्रैल 1947 को, अगर आपको दिख रहा है तो मुझे बताइएगा। वो कहते हैं कि द डेज ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफ द ओल्ड स्टाइल आर गोइंग टू बी ओवर एंड इन इट्स प्लेस वी हैव ब्रॉट इनटू ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। द चेंज इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड इपॉक मेकिंग सर, है ना, समझे। In the first place, it is unmistakable symptom that power transfer which is taking place in India from foreign to the Indian hands. Secondly, it is marks the inauguration of the Indian civil services offered entirely by the Indians and subjected to completely Indian control sir, ठीक है। पटेल जी और क्या लिखते हैं? Thirdly, this service will be free to have its own will and adopts its true national service without being trammeled by the tradition and habits of the past. ये पुरानी सभ्यता को खत्म करेगा, पुरानी सिस्टम को खत्म कर देगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब पटेल ने बहुत इंटरेस्टिंगली एक लाइन लिखी थी इसके लिए सर, ठीक है। पटेल जी क्या कहते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि perhaps you are aware of a saving which is current in India regarding the past civil services, which is known as the Indian civil services, that is neither Indian nor civil nor imbued with any spirit of service.
भाई तुम जो सर्विसेज के अंदर जो आने की सोच रहे थे उसको आईसीएस कहते थे, ये आईसीएस थी नहीं, क्योंकि ना ही भारतीय थी, ना ही सिविल थी, ना ही इसके अंदर कोई स्पिरिट ऑफ सर्विस हुआ करती थी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इन ट्रू सेंस इट इज नॉट इंडियंस, बिकॉज द इंडियन सिविल सर्वेंट्स आर मोस्टली एंग्लिसाइज्ड, their training was in foreign lands, they had to serve their masters। और इन कंडीशन के अंदर पटेल कह रहे हैं कि अब बदलाव की आवश्यकता है, मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से चेंज होने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें एक स्पिरिट ऑफ कॉर्प्स बनाना है, जहां भारत के लोगों को एक करना है, भारत के विकास के लिए हमें कार्य करना है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में वल्लभ भाई पटेल ने पहली स्पीच दी थी। ये स्पीच के अंदर उन्होंने आखिर के अंदर ये भी बताने की कोशिश की कि आई वुड एडवाइस यू टू मेंटेन द अटमोस्ट इम्पार्शियलिटी एंड इनकरप्टिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मैं चाहूंगा कि आप इम्पार्शियल रहो और इनकरप्ट रहो सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ये लास्ट में क्या लिखते हैं पटेल साहब सर, ठीक है। तो पटेल साहब ने जब ये स्पीच कंक्लूड की तो उसके बाद पटेल लिखते हैं कि यू आर द पायनियर्स ऑफ द आईएएस एंड द फ्यूचर ऑफ दिस सर्विस विल डिपेंड मच अपॉन द फाउंडेशन एंड द ट्रेडिशन दैट विल बी लेड बाय यू, बाय योर कैरेक्टर एंड एबिलिटीज एंड बाय योर स्पिरिट ऑफ सर्विसेज। भाई आप पहली बैच के लोग हो, आप जिस बैच के लोग हो, आप जो सिस्टम शुरू करेंगे उसी को ही लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं सर, ठीक है। अगर आपका कैरेक्टर ठीक नहीं रहा, आपका एबिलिटी ठीक नहीं रहा, आप काम ढंग से नहीं करोगे तो आगे के अंदर भी सत्यानाश हो जाएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। वो कहते हैं कि आई शैल आस्क यू देयरफॉर टू डिवोट योरसेल्फ टू योर ड्यूटीज, fully conscious of the responsibilities and opportunities that awaits you, and seek instruction from what you hear with a humble mind. I wish you all of you a good speed sir, ठीक है ना, समझे, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पटेल जी की पूरी स्पीच है, आई विल शेयर ऑन माय ग्रुप एज वेल, आपको बाद में आप पढ़ लीजिएगा, मैंने तो खाली इसके 2 या 3 पैराग्राफ ही आपको पढ़ के दिखाया है, पर बड़ी सिग्निफिकेंट स्पीच थी। पटेल साहब ने 1947 में लड़ाई की साहब, है ना, नेहरू से लड़ाई की, गांधी जी से लड़ाई की, कहा कि भाई नहीं, मैं चाहता हूं कि ये सर्विसेज रहे सर, ठीक है, इसका पूरा कैरेक्टर बदलो पर इसको एज इट इज रखो। ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस ट्रेनिंग के अंदर इन्होंने पहली स्पीच दी और कहा कि भाई कैसे भी करके इसको बदलाव की आवश्यकता है, इसको रखेंगे तो ही भारत का विकास होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो उनको बहुत क्लियर कट आइडिया था कि एग्जिस्टिंग मशीनरी को बचा के रखना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत क्लियर कट कहा कि भाई मैं इनके साथ बहुत सालों से काम कर चुका हूँ, ये वो संस्था है जिसने भारत को बनाया है, ये वो संस्था है जिनको एक्सपीरियंस है, अगर इसको डिसमेंटल कर देंगे तो क्या होगा। सो ही वेंट टू बाबा साहेब, बाबा साहेब वाज आल्सो इन फेवर कि नहीं नहीं नहीं, इसको डिसमेंटल नहीं कर सकते, डिसमेंटल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। पटेल वहां तक कहते हैं कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस एग्जिस्टिंग सिस्टम, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव तो नहीं है ना सर, अल्टरनेटिव होता तो हम कुछ कर पाते, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट, तो रेदर देन दिस लेट अस एक्सेप्ट दिस पार्ट सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो पटेल ने एक प्रकार का एक नया अप्रोच अपनाया, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अप्रोच अपनाया। उनको पता था कि ग्रोथ स्टेबिलिटी एक सिविल सर्विसेज के थ्रू ही हो पा सकती है। भारत के अंदर उस टाइम पे दंगे हो रहे थे, रेफ्यूजी के प्रॉब्लम थे, पार्टीशन का हमने पेन झेला था, क्या नया एडमिनिस्ट्रेशन उसको चला पाता, बिल्कुल नहीं, जिसको अनुभव नहीं वो कैसे चला पाता सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। कितना सारा हंगामा हो रहा था, उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को कहा कि आपके नाम के ऊपर देश अभी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आप ही चलाएंगे, हम तो 5 साल के बाद चले जाएंगे, सरकारें आएगी और जाएगी पर ब्यूरोक्रेसी 30-35 साल तक रहती है सर, ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडर्स तो 5 साल में बदल जाएंगे, 10 साल में बदल जाएंगे, सिविल सर्वेंट्स का क्या होगा। तो पटेल बहुत ही फार साइटेडनेस थे, उन्होंने ही बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के रूप में 2 चीजें बनाई, एक बनाई आईएएस और दूसरी बनाई आईपीएस सर, है ना, इंपीरियल पुलिस सिस्टम से इंडियन पुलिस सिस्टम की स्थापना की और कहा कि यूथ को कि हम तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं, आप कुछ करिए, आप भारत को ये क्रिटिकल टाइम से बाहर निकालिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और ये पटेल ही थे जो चाहते थे कि भारत का बंटवारा फिर से ना हो, ये स्टील फ्रेम के रूप में बने, कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कार्डर की बेसिकली जो सिस्टम बनाई गई कि भाई नॉर्थ का बंदा साउथ में जाएगा, ईस्ट का बंदा वेस्ट में जाएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन होगा। बंटवारा अगर कोई पॉलिटिशियन करवाने की कोशिश करेगा तो यही कार्डर उसको रोकने की भी कोशिश करेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। पटेल और बाबा साहेब ये दोनों के दोनों इकट्ठे हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की और इस बेसिस के रूप में इन्होंने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको वहां पे संवैधानिक के अंदर इंक्लूड करना चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो पार्टीशन हो रहा था, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो रहा था, भारत में स्टेबिलिटी का अभाव था, नेशनल इंटीग्रेशन का अभाव था, उसमें अगर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस आएगा तो क्या होगा। तो सिविल सर्वेंट्स को अगर एक बार हमने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया है तो गलत नहीं किया है, for the lack or I would say for stopping the political interference,
for clearing the way for the national integration, for overall political stability, it was needed that the constitutional protection should be given, sir. Getting my point? तो पार्ट 14 के अंदर भारतीय संविधान में डिसाइड किया गया, आर्टिकल 310 से लेकर 315 के अंदर इसकी कैटेगराइजेशन की गई। आर्टिकल 311 में बहुत ही क्लियर कट लिखा गया कि प्रेसिडेंट के द्वारा रिक्रूटमेंट होगी और प्रेसिडेंट ही इनको डिसमिस करेगा, सर। बाकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत सस्पेंशन पावर और ट्रांसफर पावर दे देंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं चलेगा, सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, फेयरनेस इन रिक्रूटमेंट होगी, ऑल इंडिया बॉडी बनेगी जो रिक्रूटमेंट करेगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। यूपीएससी में भी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए इसके पहले पीएससी हुआ करती थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो स्टैट्यूटरी थी, वो कानूनी रूप से बनी थी। यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया क्योंकि फेयरनेस रहे, इंडिपेंडेंस रहे, ट्रांसपेरेंसी भी साथों साथ रहे, सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आईएएस आईपीएस की रचना की जाती है और डिसाइड ये किया गया कि इनका बहुत सारा कार्य है, ये लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, साथों साथ डेवलपमेंटल मॉडल और वेलफेयर स्टेट का भी काम करेगा, सर। ठीक है, अब वो ये सिविल सर्वेंट्स नहीं है कि खाली और खाली सरकार लिए पैसे कमाने की शुरुआत करे, ये और भी कार्य करेंगे और इसी बेसिस के रूप में, सर, ठीक है ना, समझे, सिविल सर्विसेज का एक नया सिस्टम आया। किसी का दिल टूटा तो सिविल सर्वेंट बन गया, कोई और चीज के कारण सिविल सर्वेंट बन गया, सबका अपना अपना मोटिवेशन था, पर सिविल सर्वेंट्स ने भारत को एक नई दिशा दी है, इसको हम जरूर से मानते हैं, सर। ठीक है ना, समझे। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस बिहाइंड द गेटिंग इनटू द सिविल सर्विसेज, सर। ठीक है, बहुत सारे कारण है लोगों को सिविल सर्विसेज में जाने के पीछे, सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इन महाशय का कारण कुछ और था, सर। ठीक है, आपका कुछ और हो सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको सिविल सर्विसेज की कहानी के बारे में समझ में आया होगा। आज के क्लास के ऊपर दो सवाल छोड़ के जा रहा हूं, सर। ठीक है, पहला सवाल जो है आज के क्लास के रिलेटेड जो है वो है कि आज की तारीख में सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जीएस पेपर 2 के अंदर, जीएस पेपर 4 के अंदर, इवन ऐसे के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल यह आ सकता है कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की क्या आवश्यकता है सिविल सर्वेंट्स को। बड़ा ओपन एंडेड टॉपिक है, कभी इसके ऊपर अलग से स्पेशल क्लास और डिस्कस करेंगे। तीसरा, आज की तारीख के अंदर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लैटरल एंट्री की क्या आवश्यकता रही है, क्या इसकी जरूरत है या नहीं है, सर। ठीक है, एक और स्पेशल क्लास की शुरुआत करेंगे इसके ऊपर, पर आज नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे, सर। ठीक है, 2010 के अंदर यह सवाल पूछा गया था, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति जो था जिसने सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के अंदर रिफॉर्म्स किए, एंड ही इज नोन एज द पर्सन हु क्रिएटेड द कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, सर। ठीक है, बताओ कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। Please tell me which person is known as the personality who built the covenanted civil services of India. ठीक है ना, समझो, it was Lord Cornwallis. Okay, Cornwallis is known as the father of the Indian administration. इसने सब कुछ रिफॉर्म्स करवाया था, सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके ना, समझे, और इसके समय पे सब कुछ फंडामेंटल चेंज होता है, सर। ओके, तो हेस्टिंग्स वेलेस्ली बेंटिक नहीं आता है, सर। ठीक है ना, समझे, हेस्टिंग के समय पे शुरुआत हो गई थी, पर कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन किसी ने रखा था, तो वो कॉर्नवालिस ने रखा था, है ना। तो नवनीत पारुल और ये सब लोगों ने सही टिक किया है, बाकी सब लोगों को वी विल सी की और रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। नवनीत पारुल, अनुराग, अभिजीत, आदर्श, सत्य प्रकाश, इन्होंने तो गाड़ी का फोटो भी डाल दिया रोल एंट्री के साथ, अभिषेक, अशोक, प्रांजल एंड डॉक्टर अपर्णा, सर। ठीक है ना, समझे। तो इन्होंने देखो सत्य प्रकाश का दिख रहा है आपको, सर। ठीक है, इन्होंने गाड़ी के साथ लाल बत्ती वाला फोटो फोटो डाला हुआ है, सर। ठीक है ना, रोल एंट्री एकदम अभी से ही ला दिया है, सर। टॉपर बन गया, सर। क्या, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जुडिशियल पावर के ऊपर एक सवाल पूछा गया है। सवाल ये पूछा गया कि कलेक्टर के पावर को क्यों डिप्राइव किया गया था। Why was the collector's powers deprived and what was the reason behind that, sir? ठीक है ना, समझे। चलो बताओ सर, what was the reason behind the deprivation of collector power, sir? ओके, बोलो सर। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं, सर। ओके, कॉर्नवालिस ने किया था, कॉर्नवालिस एक्चुअली रिड्यूस द पावर ऑफ द कलेक्टर। कॉर्नवालिस ने कलेक्टर का पावर क्यों रिड्यूस किया था भाई? सिंपल चीज थी, सर, है ना। पावर की कॉन्सेंट्रेशन एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए इतनी सारी, क्योंकि वही करप्शन का स्कोप होता है, सर। When you have too much centralization in the civil services, this will lead to more and more of corruption. और अगर आप सेंट्रलाइजेशन नहीं चाहते हो तो व्यक्ति के हाथ में सत्ता हटानी चाहिए।
देखिए करप्शन की एक व्याख्या है, सीक्रेसी प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू करप्शन। सीक्रेसी प्लस डिस्क्रिशन, आप सीक्रेसी रख रहे हो, सेंट्रलाइजेशन है, डिस्क्रिशन है, माइनस अकाउंटेबिलिटी, आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। कॉर्नवालिस को ये चीज समझ में आ गई थी कि कंपनी के ऑफिशियल्स के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में इतना सारा पावर है। सीक्रेसी है, वो डिस्क्रिशन ले सकता है, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है सेंट्रलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक व्यक्ति के हाथ में इतनी सत्ता नहीं देनी चाहिए। इसका राइट आंसर सी आएगा सर, ठीक है ना। लंबा डिस्कशन है पर आपको खाली क्लैरिटी के साथ समझा दिया है। तो नवनीत, पारुल, आदर्श, रिया, अभिषेक, अर्पित, अशोक, जूही, डॉक्टर एल और शिवम, ये 2-1-2 है सर। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अच्छा ये सवाल बढ़िया है, ये कुछ रैंडम 3-4 सवालों को इकट्ठा करके पूछा यूपीएससी ने सर, ठीक है। इनमें से कौन सा सबसे पहले हुआ था, कौन सा सबसे बाद में हुआ था सर, ठीक है ना, समझे। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा, बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखा जाता है, और एस एन टागोर ने, वी विल फाइंड कि ये क्या कह सकते हैं कि आईसीएस के एग्जाम पास की सर, है ना। चलो बताओ। ओके, ये एक सवाल इसके साथ था, ये आईसीएस के साथ है, इसके लिए इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ओके, अरे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है सर, ठीक है ना, समझे। अरे भाई साहब, अरे दोस्त लोग, अरे क्या बाबा आप लोग क्या कर रहे हो सर, ठीक है ना, व्हाट यू गाइस आर डूइंग सर। हाय दैया, मार डालोगे सब लोग, है ना, सबके सब। अरे आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, नील दर्पण इनफैक्ट लिखी गई 1858 के आसपास, आनंद मठ लिखी गई 1870s के बाद सर, है ना, 1884 में हुई सर, है ना, 1883, 1884। आईसीएस की एग्जाम इन्होंने 1863 में क्लियर की सर। ओके, तो सबसे पहला क्या आया, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन, 1858। इंडिगो रिबेलियन के बाद लिखी गई थी ना नील दर्पण। इन नील दर्पण वाज रिटन इन द ईयर इंडिगो रिबेलियन। इंडिगो रिबेलियन बंगाल के अंदर इंडिगो किसानों के द्वारा किया गया था सर, ठीक है ना, समझे, क्योंकि उनको फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करवाया जाता था एज अ पार्ट ऑफ दी रईती सिस्टम के थ्रू सर, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने विद्रोह किया सर, ठीक है, नील दर्पण। तो 1858 में ये बुक लिखी गई थी। ये बंगाली में बुक थी, लेटर ऑन इसको ट्रांसलेट किया गया था। सो माइकल मधुसूदन दत्ता करके एक हेनरी विवन डेरिजो के फॉलोअर थे, डेरिजियन ग्रुप से बिलोंग करते थे, यंग बंगाल मूवमेंट से। माइकल मधुसूदन दत्ता ने यंग बंगाल मूवमेंट के नाते उसको ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में। और फिर एक और पादरी थे, क्रिश्चियन पादरी, जिनका नाम था रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। ये जेम्स लॉन्ग ने भी इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में मदद की थी। तो सरकार ने इन दोनों को पनिश किया था सर, ठीक है ना, समझे। तो ये दोनों का नाम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी एस एन टागोर सबसे पहले भारतीय बने थे। 1861 में आईसीएस एक्ट आया था, याद रखना, इन द ईयर 1861 द आईसीएस एक्ट वाज पास्ड, ओके ना, समझे। तो यहाँ से इस तरह के सवाल आए हैं। पारुल इज आई गेस नंबर 1, और पारुल के साथ साथ जो है नंबर 2 के ऊपर है आदर्श, अभिषेक, रिया, अर्पित, डॉक्टर एल, है ना, समझे, और फिर पिंकी, अपर्णा, महेश, इन सब की नंबर है सर, ठीक है ना। आई गेस उसके सिवा तो और कोई नहीं दिख रहा है सर, ठीक है ना। चलिए सर, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला है सर, ठीक है। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम की स्थापना क्यों करवाई थी सर, ठीक है ना। व्हाई वाज द फोर्ट विलियम एस्टैब्लिश्ड बाय वेलेस्ली सर, ओके ना, समझे। आपको बताना है सही क्या है, चलो बोलो। ओके, भारत में लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से करवाई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको कहा था, इसके लिए कहा था। विलियम कैरे को अंग्रेजी सिखाना चाहता था या नौकरी देना चाहता था। ही वांटेड टू गिव एजुकेशन टू विलियम कैरे सर, ठीक है। और चौथा अगर आप समझने की कोशिश करिए, वो था ब्रिटेन को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के थ्रू सिविलियंस को ट्रेन करने की बात की गई है। ओके, सिंपल है ना सर, ठीक। ही वांटेड टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ओके। 88% लोगों ने सही किया, 88.4 ऑलमोस्ट सर, वेरी गुड सर, ओके। बाकी तीनों के तीनों गलत है, ऑल 3 आर रॉन्ग। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन सर, है ना, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे सवाल आए हैं सिविल सर्वेंट से आपको, है ना, सिविल सर्विसेज से। पर पटेल के ऊपर से आ सकता है। पटेल के आजादी के बाद के इतिहास में दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया सर, ठीक है। सो होपफुली आपको ठीक लगा होगा आज का क्लास, एंड यू आई गेस आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसे सवाल आपको पूछे गए हैं सर, ठीक है।